So, namaskar and welcome. We are starting with the chapter of TDS. मॉड्यूल 1 में मैंने आपको जो टॉपिक्स डाले हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए एक वेटेज ऑफ मार्क्स का वीडियो भी रिकॉर्ड करा हुआ है. इट इज देयर ऑन यूट्यूब, इट इज देयर ऑन माय मोबाइल ऐप, इट इज देयर इन योर कोर्स इफ यू बॉट इट. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप टॉपिक का वेटेज देखिए. Now, if you look at the topic weightage, I will just go through the percentage of marks overall on an average. और ये सिर्फ honestly it is not just in the last 3 attempts. हर अटेम्प्ट में देख लो, इससे पहले भी May 24 से पहले भी अगर था तो भी इतना ही वेटेज आ रहा था. So 10 marks out of 100 is TDS. If I take business and profession, ये जो मॉड्यूल 2 में आ रहा है, तो ये 19 marks is module 1. But I will also take these topics here. Assessments of companies, AOP, HUF, ये भी business ID है mainly. 9% ये हो गया. तो actually 28% minimum module 1 का है, which is business and profession and TDS. So 28 नंबर आपके बस इन दो चैप्टर से आने वाले हैं. That makes these two chapters obviously the most important chapters of the entire course. तो हम TDS को आराम आराम से करेंगे. एंड लाइक आई हैव सेड, हर चैप्टर के बाद, जैसे आपने देखा होगा, मैंने अगर इंटर रिकैप प्लस में आप पहले लेक्चर्स लिए, साथ अगर आप पीएम सीरीज पे जाओगे तो आपको उसका पीएम सीरीज भी मिल जाएगा, यानी प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चंस फॉर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1. एंड क्यूआर वीडियोस भी साथ साथ डलते जाएंगे फॉर ऑल द चैप्टर्स वाइज. आपके जैसे चैप्टर 1 का जब क्यूआर होगा तो वो वहां पर आपको अलग देखा जाएगा. सो यू विल सी सेपरेट folders. Please make sure and separate courses inside your course so that you can revise them together or you can revise them separately as well. चलिए आइए टीडीएस पे. आई एम श्योर प्रैक्टिकली आपने इसको बहुत कुछ करा होगा, बट लाइक आई सेड, प्रैक्टिकली करना और थियोरेटिकली करना हल्का सा फर्क है. प्रैक्टिकल में मोर ऑफ प्रोसीजरल कंप्लायंस है, थ्योरी में इट इज मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग द लॉ, एंड विच इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो मैंने हर चैप्टर के बिगिनिंग में क्या किया है, आई हैव गिवन यू द सेक्शन लिस्ट. तो हमने इसको डिवाइड करा पार्ट ए में, वेयर वी डू रूल्स, लर्निंग द सेक्शन समरी, लोअर रेट ऑफ टैक्स का क्या प्रोसीजर है, रिकवरी ऑफ टीडीएस क्या है. तो ये हो गया पार्ट ए. पार्ट बी में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे एक एक सेक्शन का, एंड आई हैव गिवन यू द पैरा नंबर्स आल्सो, सो इट बिकम्स अ चैप्टर इंडेक्स एज वेल. सेक्शंस याद करने के लिए यहां पर भी आपको आसान रहेगा. यू कैन रिमेंबर द सेक्शंस एज वेल. सेक्शंस याद करने बहुत जरूरी हैं. डू नॉट टेल मी सर सेक्शंस कैसे याद होंगे. मैं साथ साथ खुद भी कराऊंगा और आप वीकेंड पे लिख के करेंगे. यानी अभी जो हम शुरू करने वाले हैं, हमने रेट्स ऑफ टैक्स में 112, 111A, 112A, आई एम श्योर 115 BSc, BAA, BAB धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में डलते जाते हैं लिटिल बाय लिटिल. बट इट इज ऑलवेज नाइस कि आप एक नोटबुक मेंटेन करो जिसमें चैप्टर 1 के आप सेक्शंस अपने मेमोरी से लिखो, एंड देन यू कैन टर्न द पेजेस ऑफ द चैप्टर एंड सी कि आपने सारे लिखे या नहीं लिखे, और उसको आप एक बार चेक करके ऐड कर लो. तो people always ask me when I was doing CA your age कि सर अरविंद यार तेरे को ये सब कुछ याद कैसे रहता है. अरे यार, सब मेहनत का चक्कर है. मैं हर हफ्ते सारे सेक्शंस लिखता था एवरी वीक. अगर मैंने पहले एक हफ्ते में चैप्टर 1 करा तो उसके लिखे, अगले हफ्ते में चैप्टर 2 और 3 हो गए तो 1 2 3 तीनों के लिखे. तो आई जस्ट केप्ट रिपीटिंग इट. अब ह्यूमन माइंड अंडरस्टैंड्स रेपिटेशन. जितनी बार करोगे उतनी बार याद होगा. so, जितनी मेहनत आप करोगे उतना सफलता मिलेगा. एंड लाइक आई ऑलवेज सेड, इट इज नॉट अ 2 मिनट थिंग कि चलो बस हो गया पेपर कराए. अरे तुम सीए बनने जा रहे हो, एंड लाइक आई ऑलवेज से, सीए बनने निकलोगे तो पेपर तो पास हो ही जाएंगे, पर सिर्फ पेपर पास करने जाओगे, पता नहीं सीए बनोगे नहीं बनोगे, नाम सबका डुबोगे. आओ भाई, what is the system of TDS? Now, if we go and look at, हमारे पास हमारा प्रीवियस ईयर है. चलो इसको थोड़ा यहां कर लेते हैं. सो 1/4/25, 31st March 26, and of course we have due date of return of income. अब ड्यू डेट के लिए एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं. ड्यू डेट क्या होती थी? देखो, कंपनी के लिए, फॉर अ कंपनी एसएससी, द ड्यू डेट इज ऑलवेज 31st of October, and other person covered
बाय 44AB। जिनको टैक्स ऑडिट कराना है उनका ड्यू डेट इज 31 अक्टूबर। एक है 92E, ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग यानी कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं, सो यू आर डूइंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन विद ग्रुप कंपनीज। आपका एक ब्रांच लंदन में है, एक ब्रांच सिंगापुर में है, एक इंडिया में है, और आपकी इंटर ब्रांच ट्रांसफर है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस में, तो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस लगते हैं, और यहां पर आपको एक रिपोर्ट चाहिए ऑफ अ सीए। तो आपका ड्यू डेट बन जाता है 30 नवंबर। जो रह गए अदर्स, जो ऊपर नहीं आए, उनका ड्यू डेट है 31 जुलाई। तो चलिए एक बार कंपनी का एंड दोज कवर्ड बाय टैक्स ऑडिट आर ड्यू डेट इज 31 अक्टूबर, क्योंकि 44AB का टैक्स ऑडिट रिपोर्ट मस्ट गो 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट। तो आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अपलोड करना पड़ता है 1 मंथ बिफोर, विच इज 30 सितंबर। बेसिकली जो टाइम दिया जा रहा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया जा रहा है एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि यहाँ टैक्स ऑडिट होना है, यहाँ पर 92E का ऑडिट होना है, और अदर को जो जल्दी आप रिटर्न भर दीजिए। नाउ 44AB किसका है? तो 44AB इज ओनली फॉर दोज हु हैव बिजनेस इनकम और प्रोफेशन। और बिजनेस वो जो सेक्शन 28 में आ रहा हो, 28 में आ रहा हो, मतलब कल को ये नहीं हो सकता कि मैं बोलूं अरे सर घर किराए पे चढ़ाना मेरा बिजनेस है तो मेरी टर्नओवर में आ जाएगा, नहीं आएगा। जो बिजनेस हेड में इनकम जा रही है, बिजनेस हेड्स की टर्नओवर देखनी है। इफ टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ और इफ रिसीट्स आर मोर देन 50 लाख तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है। यहां पर कुछ केसेस में आपको पता है 10 करोड़ भी हो जाता है। इफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन कैश आर लेस देन इक्वल टू 5%। सो ये सारी बातें डिटेल में करेंगे बिजनेस सेट में, पर एक बार मैं रिकैप करा रहा हूं। तो प्रोफेशन या बिजनेस अगर है एंड टर्नओवर एंड रिसीट्स आर मोर देन द लिमिट्स, देन आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। तो ये बात आप एक बार अपने दिमाग में डाल लीजिए। रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन कैश आर लेस देन और इक्वल टू 5%। सो रिसीट्स जितनी हुई, सपोज आपकी रिसीट्स 100 लाख की हैं, तो दिस 100 लाख की रिसीट्स में से सिर्फ 5 लाख की रिसीट कैश में होनी चाहिए और 95 लाख अदर देन कैश होनी चाहिए। एंड अगर आपकी पेमेंट सपोज 80 लाख की है, तो आपकी 4 लाख की पेमेंट कैश में हो सकती है और 76 लाख की पेमेंट आपकी अदर देन कैश होनी चाहिए। तो बोथ द पेमेंट्स एंड द रिसीट्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ द टोटल पेमेंट एंड द टोटल रिसीट। तो आपका लिमिट 10 करोड़ होता है, वरना आपका लिमिट 1 करोड़ ही है। सो दिस इज फॉर टैक्स ऑडिट। ठीक है जी। नाउ तो जब मैं ड्यू डेट पे रिटर्न भरता हूं, what I pay over there is called self assessed tax, or we can call it returned tax। एक वर्ड याद करते जाइए। तो जब आप रिटर्न भरते हो, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर सेल्फ असेसिंग योर टैक्स। तो आप क्या करोगे? आप अपना टैक्स निकालोगे, प्लस इसमें कोई भी इंटरेस्ट लग रहा है 234A का, बी का, सी का, कोई फीस लग रही है 234F की लेट फाइलिंग की, विच वॉज आइदर 5,000 रुपीज और 1,000 रुपीज। अगर आपकी टोटल इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 5 लाख तो आपको 1,000 रुपीज लगेगा, और 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 लगेगा। इंटरेस्ट अंडर 234ABC लगेगा। अब इसके बाद यहां पर हम देंगे रिलीफ अंडर सेक्शन 89 होता है, एरियर्स का है, 90 है, 91 है, ये आपके फॉरेन रिलीफ हो गए। नो दिस बिकम्स योर लाइबिलिटी। इसमें से हम माइनस करते हैं, आपने कुछ एडवांस टैक्स पे करा, आपका कोई टीडीएस कट गया, आपने कोई टीसीएस पे करा, या आपने कुछ पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न से पहले पे कर दिया हुआ है, तो आपका अमाउंट आता है पेबल अमाउंट। नाउ दिस पेबल अमाउंट प्लीज रिमेंबर इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज। और यहां पर जो टोटल इनकम आई थी आपकी
दैट इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज। मैं चार्ट्स बना के थोड़ा थोड़ा रिवाइज करता हूँ। आई थिंक दीज चार्ट्स विल बी वेरी हेल्पफुल एंड यू कैन ऑलवेज, आपको मोस्ट ऑफ दीज चार्ट्स मैंने दिए होते हैं, पर बनाते समय आई थिंक ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, देयरफॉर आई मेक देम अगेन फॉर यू। नाउ गाइस, इसके बाद सेल्फ असेसमेंट रिटर्न टैक्स के बाद अगर एओ चेकिंग करेगा, और एओ जो चेकिंग करेगा उसके पास ऑप्शंस होते हैं। एक है 143(3) विच इज रेगुलर या स्क्रूटनी असेसमेंट, और एक है 144 विच इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सारी असेसमेंट्स, ये सारी बातें हम रिटर्न्स असेसमेंट्स के चैप्टर्स में करेंगे, पर रेगुलर असेसमेंट आई एम श्योर सिंस यू आर इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड बाय नाउ यू विल नो बिट। अगर नहीं भी पता तो बता दूं, रेगुलर असेसमेंट का मतलब है आपने रिटर्न भरी, एओ कहता ला भी चेकिंग करे तेरे रिटर्न की, सो इट इज बेसिकली चेकिंग योर रिटर्न। बीजे, आपने कोई ना कोई डिफॉल्ट करा, रिटर्न नहीं भरी, उसका नोटिस आया, आपने जवाब नहीं दिया, तो वो बीजे करेगा। बीजे इज एक्स पार्टे, यानी बिना असेसी से बात करे एओ असेसमेंट कर सकता है। तो जब भी असेसमेंट करेगा एक नोटिस जाता है टू स्टार्ट और एक ऑर्डर पास होता है टू एंड। तो आपको मैं सिर्फ दो बातें याद करा रहा हूं, नोटिस एंड ऑर्डर। नोटिस इज टू स्टार्ट, ऑर्डर इज टू एंड। इसको असेसमेंट ऑर्डर जब एक बार बन जाता है, वंस असेसमेंट ऑर्डर इज पास, इसमें जो टैक्स निकाला जाता है दैट इज कॉल्ड असेस टैक्स। मैं सिर्फ आपको वर्ड्स टर्मिनोलॉजी याद करा रहा हूं। तो व्हाट इज असेस टैक्स? जो एओ ने असेस करा उसको असेस टैक्स बोलेंगे, जो आपने भरा उसको सेल्फ असेसमेंट या रिटर्न टैक्स बोलेंगे। ये टर्म्स हमें याद होनी चाहिए। टैक्स ऑडिट कब होता है, ड्यू डेट क्या है, रिटर्न टैक्स क्या होता है, असेस टैक्स क्या होता है। ठीक है जी। अब जब आप रिटर्न भर रहे हो, सपोज आपका टैक्स बन रहा है लेट्स से 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपए एक बार में जाके सोचो, आपका साल खत्म हो गया, आप पैसा खा चुके हुए हैं, खत्म हो चुका हुआ है, अब आप जाके रिटर्न भर रहे हैं और आपको 10 लाख रुपया जेब से देना है। इट इज नॉट इजी टू पार्ट विद मनी, लेट मी अश्योर यू। आधी दुनिया क्या सोचती है, अरे मेरे बारे में तो एओ को पता ही नहीं है, तो भाई क्या करें, छोड़ो, क्या देना टैक्स। तो इस वजह से व्हाट द एओ स्टार्ट्स डूइंग, ही स्टार्ट्स कीपिंग ट्रैक ऑफ यू। पहले तो तुम्हें प्रोत्साहित करा और बोला यार इकट्ठे नहीं पे कर सकते, कोई बात नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में दे दो। 15 जून की एक इंस्टॉलमेंट है, 15/9 की एक इंस्टॉलमेंट है, 15/12 की एक इंस्टॉलमेंट है, 15/3 की एक इंस्टॉलमेंट है। आपको बोला गया आप अपना टैक्स एस्टिमेट कीजिए, एस्टिमेट टोटल इनकम एंड टैक्स, और उसका 15% तक यहां दे दीजिए, 45% यहां दे दीजिए, 75% यहां दे दीजिए, और 100% यहां दे दीजिए। So basically we come up with the concept of something called advance tax. So you have a concept of advance tax. एडवांस टैक्स दिया है चैप्टर 17C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। नो, इसमें आपको प्रोविजंस है एडवांस टैक्स के, कैसे पे करना है, इंटरेस्ट क्या लगेगा। अगर आपने यहां वाली इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो यहां पर आपको 3 महीने का ब्याज लगता है, यहां पर आपको 3 महीने का लगता है, यहां पर 3 महीने का लगता है, यहां पर 1 मंथ का लगता है। दिस इज इंटरेस्ट अंडर 234C। कैलकुलेशन बाद में। और जितना टैक्स आपका आउटस्टैंडिंग है, टैक्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1st ऑफ अप्रैल, जब तक आप टैक्स पे नहीं करते टिल इट इज पेड, आपको इंटरेस्ट लगता है 234B का। और अगर आपने रिटर्न लेट भरी है, जब तक आप रिटर्न नहीं भरते आपको ब्याज लगता है 234A का। सो 234B का ब्याज क्या होता था, इट वॉज इंटरेस्ट ऑन द टैक्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, एंड 234C का था जो आपने इंस्टॉलमेंट्स लेट पेमेंट का इंटरेस्ट पे करा वो, एंड 234A इज फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और एक है फीस फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मैं सिर्फ याद करा रहा हूं, इंटर में करा हुआ ये 234 फीस इज फॉर लेट फाइलिंग। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है तो आपको 1000 का फाइन देना है, फीस देना है, और अगर ज्यादा है तो 5000 का। तो ये हो गया एडवांस टैक्स। अब एडवांस टैक्स में की प्रॉब्लम क्या है कि आपको खुद उठ के सोचिए, अभी आपने 2 महीने इनकम कमाई है अप्रैल और मई में, और 15 जून को
सपोज आपका 10 लाख की एस्टिमेट बनता है तो 1.5 लाख रुपए देना। अरे ये भी दिक्कत है ना यार, कौन अपनी जेब से 1.5 लाख रुपए देना चाहता है। उसी तरीके से यहां जाके आपको 4.5 लाख रुपया देना है, मतलब टोटल यहां तक जाके 7.5 देना है, यहां तक जाके 10 लेना है। देना तो इंस्टॉलमेंट में है, पर है तो वॉलंटरी कंप्लायंसी। तो वॉलंटरली जाके देना है। तो यार जब वो हमारे पंजाब में कहावत है, चोरी लख दीवी और कख दीवी, सॉरी आई विल से इट इन इंग्लिश, इफ यू आर गोइंग टू मेक चोरी, देन छोटी चोरी और बड़ी चोरी मीन्स चोरी। सो अगर आप यहां पर 10 लाख नहीं दे रहे तो यहां पर कौन देगा, धीरे धीरे करके, ठीक है, 2-4% लोग हो जाएंगे जो दे देंगे। देन गवर्नमेंट कम्स अप विद अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कॉल्ड टीडीएस एंड टीसीएस। अब इसका मतलब यह है कि भाई जो बंदा तुम्हें पेमेंट कर रहा है, पेयर है, वो आपको जो पेमेंट करेगा पहले ही टैक्स काट के। तो रिमेंबर, टीडीएस इज ऑन पेमेंट। जो पेमेंट कर रहा है उसी पे आपका टैक्स काट के आपको देगा, और ये गवर्नमेंट को चालान भरेगा 281 टू डिपॉजिट द टैक्स, और फिर भरेगा रिटर्न ऑफ टीडीएस। अब ये जो पेयर है, जब ये अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरेगा तब ये टैन नंबर यूज करेगा, पर यहां पर इसको क्या चाहिए, ही नीड्स समथिंग कॉल्ड अ टैन नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, क्योंकि ये अपनी इनकम की नहीं भर रहा है, ये तो पेई की इनकम की रिटर्न भर रहा है। सो पेई की इनकम की रिटर्न भरी जा रही है, दैट इज व्हाई ही विल नीड अ टैन नंबर। नो, ये क्या सिस्टम है, 2 मिनट में आते हैं। पर टीडीएस से क्या हुआ, आपका टैक्स आप तक पहुंचा ही नहीं। जैसे अन अकेडमी ने अगर मुझे 1 करोड़ रुपया देना है तो वो मुझे 10% 194 जे में काट के 90 लाख रुपया देंगे। 10 लाख मेरा टैक्स जा चुका है, विच लेटर व्हेन आई फाइल माय रिटर्न आई कैन क्लेम द क्रेडिट ऑफ टीडीएस, और अगर मेरा टैक्स ज्यादा कट गया तो रिफंड आ जाएगा, पर एक बार तो गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। सो गवर्नमेंट हैज सिस्टम्स ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स विच इज ए एंड बी। इनको बोलते हैं प्री पेड टैक्सेस, सो वी कॉल देम प्री पेड taxes. These are prepaid taxes. Now prepaid taxes जो हैं, they will be now paid by the assessee before the filing of return. That is why they are called prepaid. क्योंकि liability to pay आपकी कब आ रही है, liability to pay आ रही है when you are filing your return. ठीक बात होगी। Now बच्चों, what do we need? That means आपकी trace हो गया of your income, and this is all data going to what we call CPC, Central Processing Center। तो सीपीसी बंगलुरु में आपका पूरा डेटा चला गया है। तो सीपीसी बंगलुरु के पास सारा डेटा पहुंच रहा है। यहां पर आपका पेयर का टैन भी है, और पैन नंबर किसका है, पेई का। सो पेई का पैन नंबर है, पेयर का टैन नंबर है। ये जाता है ऑथराइज बैंक्स के पास। जो टैक्स जमा होता है वो बैंक में जमा होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, और बैंक यहां पर डेटा भेज रहा है। तो आप देख रहे हो, जो बंदा आपको पेमेंट कर रहा है उसने टैक्स बैंक में जमा कराया अपने टैन नंबर के हिसाब से, और जब उसने रिटर्न भरी उसने अपना टैन और आपका पैन यूज करा, तो एक तरीके से सीपीसी के डेटा सर्वर में आपका डेटा आ गया भी किस पेयर ने कितना आपका टीडीएस काटा है। ये हो गया ट्रेसिंग योर रिसीट्स। पर इतने से काफी नहीं है ना बात। अब ये क्या करेंगे, ये करेंगे ट्रेसिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। कैसे सर? आप जो भी पेमेंट्स करते हैं, एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, आपके पास है 139A एंड 139AA। ये है पैन नंबर और ये है आधार नंबर। कोटिंग ऑफ आधार एंड पैन, सो आपको कोट करना है आधार और पैन ऑन सर्टेन ट्रांजैक्शंस। आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, आप शेयर्स खरीदते हैं, आप डिवेंचर खरीदते हैं, आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, आप कोई भी खर्चा करते हैं 2 लाख से ऊपर का, यू नीड टू कोट योर पैन। सो दीज आर expenditures that the government is tracing. And then there is a section 285BA, statement of financial transactions। ये लोग जिनको आपने ये पैन नंबर दिया है, ये आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स वालों को दे रहे हैं।
So basically, if we can calculate over here, the government is keeping a trace of not just your receipts but also your expenditure. और इस डेटाबेस में बहुत सारा आपका डेटा पहुंच गया। जिन्होंने आपको पेमेंट करी वो भी गवर्नमेंट को बता रहे हैं, जिनसे आपने कुछ खरीदा वो भी गवर्नमेंट को बता रहे हैं। तो आपके बारे में सारा डेटा यहां आ जाता है और गवर्नमेंट आपका सारा डेटा कंपाइल करके फॉर्म 26AS में आपके पास एक स्टेटमेंट आ जाती है जिसमें आपके सारा तामझाम है। और उसके ऊपर अगर आपने कुछ और दिखाना है तो दिखाइए। तो 26AS में और टोटल इनकम कैलकुलेशन में कई बार गड़बड़ हो रही है, चलिए वो बाद की बातें हैं, पर अभी के लिए ये सिस्टम है। इनको एक तरीके से प्री फिल्ड रिटर्न्स भी बोला जा रहा है। प्री फिल्ड रिटर्न्स, तो गवर्नमेंट सेज वी आर ऑलरेडी टेलिंग यू हाउ मच यू आर अर्निंग, नाउ यू टेल अस व्हाट मोर यू आर अर्निंग, और अगर इससे कम दिखाओगे तो चलो फिर स्क्रूटनी करते हैं, चेक करते हैं। ये बेटा हो गया ओवरऑल सिस्टम ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी जो करने जा रहे हैं वो टीडीएस और टीसीएस खत्म करेंगे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और हर चैप्टर में आएगा। फिर उसके बाद हम बिजनेस एड, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, क्लबिंग, सेट ऑफ, असेसमेंट्स करके खत्म करेंगे। भी टोटल इनकम निकालनी तो आनी चाहिए ना यार अपने को, यहाँ पर टोटल इनकम निकालनी आनी चाहिए। फिर हमने टैक्स की कैलकुलेशन काफी हद तक कर ली है। अब हम टीडीएस कर लेंगे, फिर हम एडवांस टैक्स करेंगे, फिर हम ये इंटरेस्ट वगैरह साथ करेंगे एडवांस टैक्स के। फिर उसके बाद हम चलेंगे रिटर्न्स। रिटर्न्स का चैप्टर अलग आ जाएगा, भाई कौन सी रिटर्न भर सकते हो, बिलेट रिटर्न, क्या रिटर्न रिवाइज हो सकती है, वो सारे प्रोसीजर्स करेंगे। इंटर में टिप ऑफ द आइसबर्ग करा था, यहाँ और डिटेल में होगा। फिर हम चलेंगे असेसमेंट प्रोसीजर्स। एओ असेसमेंट कैसे करेगा, कौन सी वाली कर सकता है, नोटिस कब तक भेज सकता है, बेस्ट जजमेंट क्या होती है, स्क्रूटनी क्या होती है, रीअसेसमेंट क्या होती है, 154 क्या होता है, वो सारी बातें। और असेसमेंट करने के लिए पावर्स क्या क्या है, क्या आपके बैंकर से वो इंफॉर्मेशन मंगा सकता है, सर्च एंड सीजर क्या होता है, सर्वे क्या होता है, ये सारी बातें असेसमेंट प्रोसीजर्स में करेंगे। उसके बाद यही चीजें वहां पर भी आ जाएंगी, भाई आपने पैन नंबर कहाँ कोट करना है, आधार कहाँ है, 285BA क्या होता है। तो ये जब पूरा कर लेंगे तो आपका इनकम टैक्स का प्रोसीजर पूरा खत्म हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा। टैक्स ऑडिट का अलग से आएगा, सीए क्या फॉर्म भरेगा, सीए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, 3CD 3CE ये फॉर्म भरते समय सीए को क्या क्या चेक करना है। यानी बेसिकली अगर बात करूं, दिस इज योर इंटायर सिलेबस ऑफ इनकम टैक्स। नाउ यहां पर मैंने वही चीज थोड़ा सा स्मॉलर वे में करके लिख दी है, भाई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, कंप्यूटिंग टोटल इनकम, कंप्यूटिंग टैक्स, taking credit of TDS, TCS advance tax. Payer will deduct TDS, deposited, file the returns of TDS. पेमेंट ऑफ टीडीएस जो होता है कंसोलिडेटेड अमाउंट होता है, ऑन इट्स स्टैंड नंबर बैंक को होता है, गिविंग डिटेल्स पर पे, और ये सारा चला गया। नाउ इसको एक बार हल्का सा थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बताता हूं। नाउ फॉर एग्जांपल, लेट्स से देयर इज अ पेयर, let me take the example of an academy. Now अप्रैल, मई, जून, अन अकेडमी ने अप्रैल में बहुत सारी पेमेंट्स करनी है। कुछ एम्प्लॉइज हैं, कुछ उनके प्रोफेशनल्स हैं, कुछ उनके कमीशन एजेंट्स हैं, कुछ रेंट जा रहा है। ये भी एक एम्प्लॉय नहीं है यार, बहुत सारे हैं। प्रोफेशनल्स भी, टीचर्स बहुत सारे हैं, कमीशन एजेंट भी बहुत सारे हैं, रेंट भी बहुत सारे हैं। अब इनको क्या करना है, इनको टीडीएस जमा कराना है। ये जाएगा 192 में, ये जाएगा 194J में, ये जाएगा 194H में, और ये जाएगा 194I में। Now, इन सब का चलान अलग अलग जाएगा, विच मीन्स द चलान इज पर सेक्शन। सो जो चलान जा रहा है इज पर सेक्शन, नॉट पर पे। तो आपको अलग अलग सेक्शंस का अलग अलग चलान भरना। उसी तरीके से आप मई का भी भरेंगे, उसी तरीके से जून का भी भरेंगे। देन बाय जुलाई अब रिटर्न भी जानी है बाय 31 ऑफ जुलाई, और उस रिटर्न में अब इनको क्या करना है, अब इनको 192 का हर एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय 1,
एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, कितना अमाउंट है, कितना टीडीएस बना, कौन से चालान में जमा हुआ, सारा डिटेल देना है। पैन नंबर ऑफ द एम्प्लॉय जाएगा, और ये जब रिटर्न भरेंगे तो अन अकेडमी का टैन नंबर जाएगा। यहां पर जब उन्होंने जमा कराया था, यहां पर भी टैन नंबर गया था। सिमिलरली यहां पर आप 194 जे, और आपको पता है 1 ये यूज नहीं करते हैं, तो 94H होगा, आई होगा, अगेन प्रोफेशनल 1, प्रोफेशनल 2, सारा डिटेल आप भेजोगे, तो ये आप रिटर्न भरोगे तो कंप्यूटर के पास आ जाएगा किस पे का कितना टैक्स जमा हुआ और कौन से चालान में, वो ऑटोमेटिकली कोरिलेट कर लेगा। So that is why what I have written over here. Let us see what have I written. Depositing consolidated amount on its stand per section and giving details per payee is goes in the return. तो मोटा मोटा हमने एक सिस्टम ऑफ टीडीएस करा। आओ जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, सो दैट वी नाउ गेट इनटू आवर हेड द प्रोसीजर, और उसके बाद वी विल डू द डिटेल्स। On what is TDS deductible? I think by now you know TDS is deductible on the amount of payment and not on the amount of income. For example, X Limited makes a payment of 10 lakhs as professional fees to its CA. It will need to deduct TDS on the amount of payment of 10 lakhs. The CA will take 10 lakhs as receipt for profession claim expenses while computing his professional income at the time of filing the return. Payment पे TDS कटेगा, income तो पेयर को पता ही नहीं होगी। क्या सारी पेमेंट्स पे कटता है? नारे, ओनली ऑन सर्टन पेमेंट्स कवर्ड बाय चैप्टर 17B। तो हम सेक्शन देखेंगे, 192 सैलरी का है, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का, भाई कौन से सेक्शन में कौन सी पेमेंट पे टीडीएस काटने को बोला, एंड वी विल इन डिटेल अंडरस्टैंड कौन सी पेमेंट्स पे टीडीएस किस सेक्शन में कटता है और कौन सी पेमेंट्स पे कटता ही नहीं है। क्या रेट्स ऑफ टीडीएस आर रेट्स ऑफ इनकम टैक्स? नो सर, रेट्स ऑफ टीडीएस आर रेट्स गिवन इन द वेरियस सेक्शंस। जैसे 194J में रेट ऑफ टीडीएस इज 10%। अरे आप किसको पेमेंट कर रहे हो? आप इंडिविजुअल को पेमेंट कर रहे हो, फर्म को पेमेंट कर रहे हो, 10% है। इंडिविजुअल का स्लैब रेट फर्म का 30% नहीं होगा, इट विल बी एट फ्लैट रेट विच इज 10%। तो रेट्स ऑफ टीडीएस आर नॉट रेट्स ऑफ इनकम टैक्स, नॉट रेट्स ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। इनकम टैक्स तो है पर नॉट रेट्स ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, बट रेट्स ऑफ टैक्स गिवन एज पर रिस्पेक्टिव सेक्शंस। नाउ व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पेयर एंड व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पेई? पेयर का रिस्पांसिबिलिटी क्या है? उसको डिडक्ट करना है टीडीएस। अब डिडक्ट कैसे होता है, डिडक्ट कब होता है, बात करते हैं। उसको डिपॉजिट करना है टीडीएस। अगेन, डिपॉजिट कब करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, वो वाली बात करेंगे। He must file the TDS returns giving details of the payee. ये अभी मैंने आपको बताया। अब TDS की रिटर्न्स कब तक जानी है, ये बात भी करेंगे। He must apply for a tax deduction account number and he must give certificate of TDS to the payee. पूरे साल में जो भी TDS काटा गया है उसका सर्टिफिकेट देना, ऑटो पॉपुलेट हो जाता है एंड इट कैन बी डाउनलोडेड। What are the consequences of non deduction of TDS? ये बेस्ट है। अरे इनकम पेई की पर पेयर को एजेंट बना दिया। खुद सोचो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे हिंदुस्तान में जो लोग पेमेंट्स कर रहे हैं किसी को, आपस में एक दूसरे को एजेंट बना दिया, भाई आप हमारा टैक्स इसका कलेक्ट करके जमा कराइए, और अगर नहीं कराओगे तो ब्याज हम आपको लगाएंगे, पेनल्टी आपको लगाएंगे, फीस अलग से लेंगे, और उसके बाद कहते हैं प्रोसिक्यूशन भी करेंगे। यानी व्हाट आर द डिफॉल्ट्स? You will be levied interest, you can be levied penalty, you can be levied fees, and also prosecution for non-deduction or non-deposit or both of TDS, non-filing of returns। मतलब ये हुई बेस्ट बात, भाई टैक्स गवर्नमेंट का देना मैंने है, पर जो मेरे को पेमेंट करा बेचारा जेल हो जाएगा। चलो यहां तक भी ठीक था। अब कहते हैं अगर पेयर ने खर्चा करा, पेमेंट करी, और उसको हमने बोला था टीडीएस काटने के लिए पर उसने नहीं काटा, तो भाई तेरे खर्चे की भी डिडक्शन नहीं देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी इज मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 1,100,00,000 टू अ नॉन रेजिडेंट, और उन्होंने इसके ऊपर टीडीएस जो कटना है वो नहीं काटा, तो इन एडिशन टू इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड प्रोसिक्यूशन, उनसे 1 करोड़ का टीडीएस तो रिकवर होगा ही होगा, वो अलग बात है बेटा, पर अब आपको इस 1 करोड़ की डिडक्शन नहीं अलाउ होगी, नो डिडक्शन। और आपका जो भी प्रॉफिट है वो देखो 1 करोड़ से बढ़ जाएगा, यानी इसके ऊपर बाद में आपको टैक्स लग जाएगा, प्लस
नाउ दिस इज वन ऑफ द मोर डेंजरस पार्ट कि खर्चे का डिडक्शन डिसअलाउ होगा। सो वी विल गो एंड डू दैट। बिजनेस हेड में 40A1 है, 40A1 है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में 25 है और अदर सोर्सेज में 58 है। तो 3 हेड्स में खर्चों के डिसअलाउंस के सेक्शंस भी हैं। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेयर। डिडक्ट करना है, डिपॉजिट करना है, टैन नंबर लेना है और टीडीएस रिटर्न भरनी है, सर्टिफिकेट देना है, वरना ये सारा कुछ हो जाएगा। अब सवाल ये आता है टीडीएस, जैसे कई कंपनीज है ऑल अक्रॉस इंडिया फैली हुई है। भाई एक दफ्तर दिल्ली में है हेड ऑफिस, कुछ बैंगलोर में है, कुछ हैदराबाद में है, कुछ चेन्नई में है। अब इस कंपनी ने हैदराबाद में पेमेंट करी और टीडीएस काट लिया, जमा दिल्ली में करा रहे। इज दैट पॉसिबल? देखो जाना तो ऑनलाइन है, किस ऑफिस से जा रहा है वाली बात आ गई है, डजंट मैटर बिकॉज इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल एक्ट। सो टीडीएस कैन बी डिपॉजिटेड फ्रॉम एनी ऑफिस ऑफ द एसएससी। The regional office of the SSC company at Kolkata deposited TDS for payments made at Balasore at the income tax office Kolkata. Doesn't matter because बेटा ये income tax department wise नहीं है, income tax is a central act. हाँ, पेई के केस में the recipient receives the amount of payment, उस पर टीडीएस करेगा एंड टीडीएस इज अ डीम्ड रिसीट अंडर सेक्शन 7। देयरफॉर इनकम इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट इज अमाउंट रिसीट प्लस डीम्ड रिसीट। तो अगर मेरे को 90 लाख रुपए मिला है, टीडीएस 10 लाख कटने के बाद, तो मेरी रिसीट 90 लाख है प्लस डीम्ड रिसीट 10 लाख है, तो मैं अपनी बिजनेस की रिसीट 1 करोड़ लूंगा। अब यहां पर मैं आपको पेपर के एंगल से कुछ बातें लिखवाऊंगा, उसको नोट कर लीजिएगा। नाउ आईसीएआई इज वेरी पर्टिकुलर। ये क्या कहते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है he receives interest, या लिखा है, इसको ए लिख लेते हैं, बी ले लेते हैं, इंटरेस्ट और साथ लिख दिया नेट, और सी लिखा है इंटरेस्ट। नाउ रिमेंबर दिस इज ग्रॉस फिगर, यानी अगर इंटरेस्ट दिया है 1 करोड़ का तो 1 करोड़ आपका ग्रॉस फिगर है, पर अगर लिख दिया इंटरेस्ट 90 लाख नेट तो इसको आप ऑलवेज ग्रॉस अप करोगे, विच मींस आपका जो भी रिसीव्ड अमाउंट है डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस, तो इसको आप ग्रॉसअप करोगे ही करोगे। लेकिन अगर लिख दिया ही रिसीव्स इंटरेस्ट, नाउ आईसीआई वांट्स यू टू चेक इफ टीडीएस वाज डिडक्टेबल, टीडीएस वाज डिडक्टेबल और नॉट, और अगर डिडक्टेबल था तो ग्रॉसअप करो। फॉर एग्जांपल आपको प्रोफेशनल फीस आ गई 20,000 रुपए की, अब 20,000 रुपए लेस देन लिमिट है, तो इस पर तो टीडीएस कटना ही नहीं है, तो वहां लिखा है ही रिसीव्स 20,000, तो आप नहीं करोगे। पर अगर लिख दिया प्रोफेशनल फीस 20,000 नेट, तो इसका ये मतलब है एज्यूम कर कि टीडीएस कट गया इवन इफ इट वाज नॉट डिडक्टेबल, और इसको ग्रॉस अप कर। तो ये एक बार अपने दिमाग में आप लोग डाल लो। सो दिस इज आईसीआई का पेपर के एंगल। चलिए नाउ, क्या टीडीएस का डिपॉजिट जो है वो मंथली होता है? चलिए एक काम करते हैं, लेट अस फर्स्ट गो एंड चेक। ये हमारा टीडीएस, व्हेन इज इट डिडक्टेबल? नाउ टीडीएस में it is at the time of credit to the account of the recipient or at the time of payment, whichever is earlier. Now for example, अगर हमारे को क्वेश्चन है X Limited makes a payment of interest on 13th June, the interest was due on 1st May, तो बेटा 1st of May को ड्यू हो गया, तो आपने कंट्री पास करी इंटरेस्ट अकाउंट टू इंटरेस्ट पेबल, तो कहता है साथ भाई मेरी लाइबिलिटी भी क्रिएट कर पेबल। सो इंटरेस्ट ओवर हियर वाज 10 lakhs, ही सेज इंटरेस्ट अकाउंट को 10 लाख लीजिए, और अगर इंटरेस्ट पे टीडीएस 10% कटता है तो आप 1 लाख मेरा खड़ा कीजिए और 9 लाख पेबल दिखाइए। दिस बिकम्स डिडक्शन, दिस इज डिडक्शन ऑफ टीडीएस। और पेमेंट अगर एडवांस में पेमेंट करी है तो टीडीएस उस पे कटेगा, विच एवर इज अर्लियर। नाउ टीडीएस जब भी डिडक्टेबल है, व्हेन इज इट टू बी डिपॉजिटेड? बाय द 7th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच इट वाज डिडक्टेबल, यानी 7th ऑफ जून को मुझे टीडीएस पेबल
तो बैंक का एंट्री पास करना है, विच मीन्स आई हैव टू डिपॉजिट 1 लाख रुपीज ऑफ टीडीएस. सो दिस इज डिपॉजिटिंग ऑफ टीडीएस. सो ये हो गया डिडक्शन और ये हो गया डिपॉजिट. ठीक है जी. देन कम्स सैलरी. अब सैलरी का टीडीएस इज डिडक्टेड ओनली व्हेन सैलरी इज पेड. तो अगर आपने सैलरी टू सैलरी पेबल दिखाया हुआ है तो अभी टीडीएस नहीं है. जब आप सैलरी पेबल तो बैंक कर रहे हैं तो आपको उस समय टीडीएस डिडक्ट करना है, बिकॉज टीडीएस ऑन सैलरी इज डिडक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट. तो ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जहां पर पेमेंट के समय होना है. तो 192 इज वन. देन देयर इज 194 डिविडेंड, 194 बी, 194 बीबी इज लॉटरी, DA is insurance, LA is compulsory acquisition, 194N is at the time of withdrawal, 194P is for senior citizens 75 years का है, and 194R होता है is on incentives given to businessmen. तो ये सारे सेक्शंस हम एक एक करके याद करेंगे. अभी आप सिर्फ याद करो कि टीडीएस कब डिडक्ट है. नॉर्मली एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. यानी एडवांस पेमेंट करी तो तब काट लो, वरना जब ड्यू कर दिया तब टीडीएस आप एंट्री पास करके काटेंगे. But in certain sections, it is only deducted on paid basis. One of the sections you will remember is salary. बाकी धीरे धीरे मैं आपको याद करा दूंगा. डिपॉजिट कब करना है. नॉर्मली टीडीएस इज डिपॉजिटेड मंथली, और अगर मार्च के मंथ का है देन इट नीड्स टू बी डिपॉजिटेड बाय 30th ऑफ अप्रैल. परंतु कुछ सेक्शंस में क्वार्टरली पेमेंट इज परमिटेड, एंड दो सेक्शंस आर, इसको हम याद करेंगे 192 हैड. तो 192 हो गया, 194H हो गया, 194A हो गया और 194D हो गया. यू कैन मेक क्वार्टरली पेमेंट्स, यानी जो क्वार्टर है 30th जून का उसका 7th जुलाई तक, 30th सितंबर का 7th अक्टूबर तक, 31st दिसंबर का 7th जुलाई तक, और मार्च वाला 30th ऑफ अप्रैल तक जाएगा. तो दिस बिकम्स योर प्रोसीजरल पार्ट. एंड तो यहां पर मैंने कर दिया क्वार्टरली पेमेंट. रिटर्न ऑफ टीडीएस गोज क्वार्टरली विच इज 31st ऑफ जुलाई, मतलब अप्रैल में जून का तो अगले महीने की लास्ट डेट. सिमिलरली 31st ऑफ अक्टूबर, 31st ऑफ जनवरी, और यहां आता है 31st ऑफ मई. एंड इश्यू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट्स, इसमें 15 दिन ऐड कर दीजिए तो आपके पास डे ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट भी आ जाएगा. बट इन सर्टन सेक्शंस हम करेंगे MIA IB. ये वो सेक्शंस हैं जहां इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस सिर्फ तब काटना पड़ता है जब उनकी टर्नओवर कम होती है. सब डिटेल में करेंगे, धीरे धीरे बारी बारी आएगा. उस समय उनको डिपॉजिट करना है विद इन 30 डेज. उनके लिए एक सिंगल रिटर्न कम चालान फॉर्म होता है, एंड दे डोंट नीड टू अप्लाई फॉर टैन नंबर. तो मैं अभी सिर्फ करवा रहा हूं, बाकी सेक्शंस में साथ साथ धीरे धीरे करके वापस आएंगे. ठीक है जी. और इश्यू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट इन फॉर्म 16 फॉर सैलरी एंड 194P, वो भी एक तरीके से पेंशन इनकम है, बाय 15th ऑफ जून ऑफ द इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर. और फॉर्म 16A जो है वो इस चार्ट के हिसाब से जाएगा. तो ये प्रोसीजर पार्ट पे अभी ज्यादा ध्यान नहीं देते, आएंगे. वी विल कम बैक टू द रूल्स स्लोली, एक एक करके वापस आते हैं. नाउ एक छोटा सा पॉइंट और याद रखेंगे. एग्जेम्पशन फ्रॉम टीडीएस किसको है. भाई अगर आप पेमेंट जिसको कर रहे हैं उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, 10 भाई, देयर इज नो टैक्स पेबल, तो टीडीएस नहीं काटेंगे. सो अगर पेमेंट आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, देयरफॉर कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है. रिजर्व बैंक को कर रहे हो ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिमेंबर आई टोल्ड यू, इज अ स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन, बट एज पर आरबीआई एक्ट, आरबीआई इज नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स लॉजिकली. तो आरबीआई को पेमेंट कर रहे हो या किसी ऐसी कॉर्पोरेशन को पेमेंट कर रहे हो जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो उसके ऊपर आपको टीडीएस नहीं काटना है. और यहां पर आप लोग याद रखोगे, अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो आप चेक करोगे कि नॉन रेजिडेंट के हाथ में इनकम असेसेबल है या नहीं है. देन म्यूचुअल फंड पे आते हैं. आई थिंक म्यूचुअल फंड हैपेंस टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी ऑफ इंडिया. पहले वी वर ओनली डिपेंड अपॉन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. भाई गोरों के फंड्स ने इंडिया में पैसा लगाया तो हमारी स्टॉक मार्केट आप सारे एंजॉय कर रहे हैं, गोरे वापस ले गए तो हम रो रहे हैं, भाई लुट के बर्बाद हो. तो गवर्नमेंट केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स. नाउ म्यूचुअल फंड्स में कंपनीज हैं, दीज आर अप्रूव्ड बाय सेबी, सेबी अप्रूव्ड है. दीज आर कंपनीज और ट्रस्ट
एंड व्हाट आर दे डूइंग? दे आर डूइंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यानी स्कीम्स निकाल देते हैं, हाई ग्रोथ स्कीम, उसमें ये इन्वेस्ट करेंगे इन कंपनीज दैट आर स्टार्टअप कंपनीज, जिनके पास थोड़ा सा आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो ये अलग अलग स्कीम निकालेंगे. इट कुड बी स्कीम 1, देन देयर कुड बी अ डेट स्कीम, स्कीम 2. म्यूचुअल फंड्स के आगे ये अलग अलग कंपनीज में बताएंगे और आपको बताएंगे कौन सी कंपनी में. नो एज एन इन्वेस्टर इन्होंने एक खतरनाक सी एड निकाली, सही है, और बोला आपके पास 100 रुपए है, 200 रुपए है, सिर्फ शुरू कर लो. So when an investor buys any funds of a particular scheme, what he is getting is units of mutual fund. यूनिट्स, ना ये शेयर्स हैं ना ये डिबेंचर्स हैं, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं, यानी इसने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है बेसिकली थ्रू द म्यूचुअल फंड इन द कंपनीज करी है. इससे उसका रिस्क डाइवर्सिफाई हो रहा है, क्योंकि उसका पैसा एक नहीं बहुत सारी कंपनीज में लगा है. एक कंपनी का शेयर ऊपर जाता है, दूसरी का नीचे जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली उसका रिस्क लेवरेज हो जाता है. नाउ दीज कंपनीज विल गिव डिविडेंड टू म्यूचुअल फंड्स. ये कंपनीज डिविडेंड आएगा. म्यूचुअल फंड की इनकम 1023D में एग्जेम्प्ट होती है, विच मींस म्यूचुअल फंड्स को इज व्हाट वी कॉल द पास थ्रू स्टेटस, यानी उन्होंने म्यूचुअल फंड की इनकम एग्जेम्प्ट कर दी, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड को टैक्स लगाएंगे और इन्वेस्टर को भी लगाएंगे तो भाई 2 बार टैक्स लग जाएगा, क्योंकि इनकम तो इन्वेस्टर की है, म्यूचुअल फंड तो बेसिकली थ्रू द कर रहा है. और जब ये आगे डिविडेंड देंगे, ये भी जो देते हैं इसको बोला जाता है डिविडेंड. ये टैक्सेबल होगा और इस पे टीडीएस भी कटेगा, यानी डिविडेंड टू द यूनिट होल्डर जब जाएगा दैट विल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस. यूनिट होल्डर इन फंड्स को जब सेल करेगा तो उसका होगा कैपिटल गेन्स, उस पर टीडीएस नहीं है. तो 2 इनकम्स आ गई, पर हम जो बात कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड की इनकम पे टीडीएस नहीं कटेगा. व्हाई? बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट. सो यहां कहते हैं नो टीडीएस व्हेन पेमेंट इज मेड टू अ म्यूचुअल फंड, बिकॉज म्यूचुअल फंड की इनकम इज एग्जेम्प्ट. देन कम्स न्यू पेंशन ट्रस्ट, इंडियाज लार्जेस्ट पेंशन स्कीम. इसको भी एक बार डायग्राम में बना देता हूं आप लोगों के लिए. So we have the new pension scheme. यहां पर आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा कि अगर इंप्लॉय है और एम्प्लॉयर है, इंप्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी इंप्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करता है, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी आप अपने लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकते हो. बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग? यू आर क्रिएटिंग अ पेंशन. ये जो पेंशन आएगी ये हमेशा टैक्सेबल होएगी, और दिस विल ऑलवेज बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड और द एम्प्लॉई. बाकी ट्रीटमेंट सैलरी हेड में करेंगे. 80CCD तुम्हें याद होगा, तो यहां सैलरी हेड करेंगे. फिर 80CCD में डिडक्शन की बात करेंगे, इसको भी मिलेगी 80CCD की डिडक्शन. दैट विल कम इन द चैप्टर ऑफ डिडक्शंस. पर यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, अब ये पेंशन फंड ने आगे इन्वेस्टमेंट्स करी, and they could be earning interest, they could be earning dividend. अब इस न्यू पेंशन स्कीम की इनकम खुद जो है इज अगेन एग्जेम्प्ट. इसका मतलब ये हुआ कि कल को जब इनको पैसा आ रहा है इसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटेगा, बिकॉज भाई ये तो इनकम ही एग्जेम्प्ट है. सो पेमेंट टू न्यू पेंशन स्कीम, पेमेंट टू म्यूचुअल फंड्स इज ऑल गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट. सो व्हाट हैव वी डन? वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट पार्ट, व्हिच इज व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ TDS. अब हम करने जा रहे हैं, we are going to try and memorize this, and that is going to be an interesting lengthy process. We will first make sure कि हम ये जो 2 पेज के चार्ट्स हैं इनको मेमोराइज कर लें, एंड बाय द एंड ऑफ दिस अगर आपने इंटरमीडिएट में से करी है तो आपको ये चार्ट याद होगा. अगर नहीं भी करी है, बाय द एंड ऑफ मे बी 2 घंटे लगेंगे, मे बी 3, मैं प्रॉमिस नहीं करता हूं. इसको समझेंगे पूरी तरह, एक बार एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये चैप्टर हमारे लिए हो जाएगा बहुत आसान, क्योंकि अपने को लेने हैं 10 पूरे नंबर. तो तैयारी कर लो, मिलते हैं अगले पार्ट में. So are you ready for learning the sections by heart? Now this is the entire chart. इसके अलावा भी कुछ sections हैं, ये वाले main sections हैं. If we can get these sections first inside our head, बाकी जो 7-8 section है वो typical sections हैं, and those will be as it is remembered by you once I go through them.
तो इसको दो हिस्सों में करेंगे बच्चों। पहले इस चार्ट को पूरी तरह मेमोराइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एंड आई नो यूर एट फाइनल, बट पढ़ाई का तरीका वही है। वंस आई गो थ्रू द चार्ट, आई वुड वांट यू टू ड्रॉ दिस चार्ट ऑन अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर विद योर हैंड्स। अपने आप करोगे ड्रॉ तो ये याद भी हो जाएगा, एंड पेपर में रिकॉल, और इवन इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, यू नो, आई एम श्योर इट विल बी वेरी नाइस इफ समवन इज आस्किंग यू, ओ यार वो कौन सा सेक्शन था यार, वो जो ना, वो जो नॉन कम्पीट फीस पे डालता है वो क्या सेक्शन था, तो आपको इमीडिएटली वहां 194J भी आ जाएगा और 10% रेट भी आ जाएगा और आपको लिमिट भी आ जाएगी 50,000 रुपए की। तो देन इट विल मेक अ लॉट ऑफ इंप्रेशन नॉट जस्ट ऑन योर पियर्स बट ऑल्सो ऑन योर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो आइए शुरुआत करते हैं ना। आई एम गोइंग टू डिवाइड द चार्ट इनटू 4 पार्ट्स। तो आप देखोगे एक पार्ट है इज लर्निंग कौन से सेक्शन में कौन सा खर्चा आता है, देन पेयर कौन है उसके रूल्स, देन पेई कौन है उसके रूल्स, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट इन ईच सेक्शन जिसके ओवर पेमेंट करने पे टीडीएस कटेगा, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस। So let's go to the first one. Now, if you notice, I have divided these. You can see the red lines. आपको ये red lines दिखेगी. Basically, मैं इनको divide कर रहा हूँ into sections so that you can memorize them as groups of 1 and 2 and not as the entire chart. Because क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स में याद करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तो अगर हम and you know, as I explained in the pre-class or in the introduction section, the memory is based on image. So you need to create an image. So when you close your eyes and you see this, you should be able to see 192 and you should be able to see salary. तो आपको देखना चाहिए 192 सैलरी और उसके बाद एक रेड लाइन दिख रही है, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, 194 इज डिविडेंड, 194A इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो 3 सेक्शन आ गए, 193, 194, 194A। फिर आया बेटा लॉटरी वाले 3, 194B is winning from lotteries and I've used the word etc. अब इसमें कई चीजें आ जाती है, ऑनलाइन गेमिंग आ जाएगी, नहीं ऑनलाइन गेमिंग यहां नहीं आएगी, यहां पर आएगा टीवी गेम शोज, गैम्बलिंग, बेटिंग, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक अलग सेक्शन डाल दिया टीडीएस का विच इज 194BA, और विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस, एंड ओवर हियर विनिंग्स मींस बेटिंग, बेटिंग इनकम ऑन हॉर्स रेसेस। बाद में जाके हमें पता चलेगा ये तीनों सेक्शन की इनकम एक ही सेक्शन में जाती है, 56 टू आईबी। तो जितनी इनकम जाती थी लॉटरी एक्सेट्रा की, ऑनलाइन गेमिंग की, बेटिंग ऑन हॉर्स रेसेस की, इनकम इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर 56 टू 1B। पर इसके टीडीएस के 3 अलग अलग सेक्शन है, ऑनलाइन गेमिंग के अलग है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, कैसीनोज, गैम्बलिंग, बेटिंग के अलग है, एंड बेटिंग ऑन हॉर्स रेसेस के अलग है। तो वो आ गया बीबी। देन 3 आगे कमीशन के सेक्शन, 194D, डी फॉर याद करने के लिए सिर्फ डेथ, डेथ से इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस के एजेंट की कमीशन इज कवर्ड बाय 194D। 194G, जी से गोल्ड, गोल्ड से लॉटरी, मुझे पता है कोई लिंक नहीं है पर याद रहेगा, मैं ट्रस्ट मी। तो 194G इज लॉटरी एजेंट्स कमीशन, यहां पर विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी था, यहां लॉटरी एजेंट का कमीशन है, एंड एच इज अदर कमीशन। सो वी गो थ्रू दिस 192 सैलरी, अपने आंखें बंद करके मेरे साथ साथ बोलो, ऊंचा बोलो, कोई बात नहीं, आसपास जो लोग बैठे हैं, मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, कोई भी बैठे हैं, थोड़ा हंस लेंगे, डजेंट मैटर, बट इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप लाइब्रेरी में हो तो घर जाके एक्सरसाइज जरूर करना। तो 192 सैलरी, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194 डिविडेंड, 194A interest other than interest on securities, and I think you should be able to see the red lines and the text as well. 194B winnings from lottery etc, 194BA online net winnings from online gaming, 194BB winnings from horse races, 194D insurance agents commission, 194G lottery agents commission, 194H other commission. Then 194I, IB and J. I is rent, लैंड का, बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का, फर्नीचर एंड फिक्सचर का, वेदर सेपरेटली और टुगेदर। सो रेंट फॉर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और फिक्सचर, वेदर सेपरेटली और टुगेदर। आईबी में सिर्फ आता है रेंट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, और इनमें फर्क क्या है अभी 2 मिनट में समझेंगे। सो बेसिकली रेंट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग में आइदर गो अंडर आई और आईबी। एंड देन 194J प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस,
रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस एंड डायरेक्टर्स फीस। तो कौन से आगे? इट इज प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस एंड डायरेक्टर्स फीस। देन आता बेटा आई ए एंड एल ए। आई ए, ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, यानी आप लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहे हो तो खरीदने वाला आपका टीडीएस काटेगा अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। एंड 194 LA is compulsory acquisition of land and building other than agricultural land. 194C में आता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इफ यू नोटिस दिस टेबल, इसमें अभी तक सारे जो टीडीएस कटे हैं सर्विसेज पे कटे हैं, दिस इज नॉट ऑन गुड्स। ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज अगेन अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट दिया। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर बाकी किसी सेक्शन में नहीं आता है तो जाके 194C में आएगा, और कुछ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 194C में आते हैं। देन कम्स 194E एंड 195, ये नॉन रेजिडेंट के सेक्शन है। 194E टॉक्स अबाउट इंडियन सिटीजन, नहीं, नॉन इंडियन सिटीजन, नॉन रेजिडेंट। सो नॉन सिटीजन, नॉन रेजिडेंट, स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन और एंटरटेनर को अगर आप पैसा दे रहे हो तो 194E लगेगा। एंड नॉन रेजिडेंट की बाकी पेमेंट्स आर कवर्ड बाय 195। जस्ट द सेक्शंस फर्स्ट, एक बार मैं फटाफट बोल रहा हूं, आप लोग क्या इसके बाद पॉज करके 2 बार रिपीट करना। सो 192 सैलरी, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194 dividend, 194A interest other than interest on securities, 194B winnings from lottery etc., 194BA net winnings from online gaming, BB is winnings from horse races or betting on horse races, 194D insurance agents commission, 194G lottery agents commission, 194H other commission, 194I rent for land, building, plant and machinery, furniture, fixture, whether separately or together, 194IA rent for land and building if specific conditions are fulfilled, and 194J is professional fees, technical fees, royalty, non-compete fees and director's fees. Then 194IA transfer of land and building other than agricultural land, 194LA compulsory acquisition of land and building other than agricultural land, 194C works contract, 194E payment to non-resident, non-citizen sports person, entertainer and sports association, and 195. So this is stage one, that we learn the section and the expense. Now let's go to the next part. Now we learn the rules for pay. In fact, जब हम चेक करेंगे ना हमारा जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ थॉट, सो इफ आई गो टू सीक्वेंस ऑफ थॉट, आपको यह पता करना है कि टीडीएस कितना कटेगा, कौन से सेक्शन में कटेगा, कौन काटेगा, किसका काटेगा टीडीएस। तो आपका सबसे पहले है यू नीड टू नो द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पेई, बिकॉज पेई के रेजिडेंशियल स्टेटस से सेक्शन डिसाइड होता है। सेकंड में वी चेक व्हाट सेक्शन इज एप्लीकेबल, भाई कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है ये हम सेकंड में चेक करते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक ओवर हियर, आपके सारे सेक्शंस जो हैं, एंड यू शुड बी एबल टू सी दिस लिस्ट बाय नाउ। इनफैक्ट यू नो आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स, आप सिर्फ इस ब्लैंक लिस्ट पे स्टेयर करेंगे थोड़ी देर के लिए, वो रेड लाइनें बन जाएंगी दिमाग में। ट्रस्ट मी, द ब्रेन इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट विल बी ट्रेन्ड वेल इफ यू ट्रेन इट वेल। तो अगर हम यहां चलें, अगर आप देखोगे मैंने रेड में लिखा हुआ है, एंड यू कैन सी ऑल सेक्शंस हैव रेजिडेंट पे। लेकिन अगर यहां देखेंगे ये 2 सेक्शन सिर्फ नॉन रेजिडेंट के हैं, और यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 सेक्शन है जिनमें पेमेंट रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को होगी, विच मींस सैलरी आप रेजिडेंट को दे रहे हो या नॉन रेजिडेंट को दे रहे हो, 192 लगेगा। लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग ऑन हॉर्स रेसेस, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, दोनों का टीडीएस यहीं आएगा। पर इफ आई गिव अ पेमेंट लेट्स से इंटरेस्ट सॉरी इंश्योरेंस एजेंट की कमीशन नॉन रेजिडेंट को दे रहे हो तो 195 में आएगा। अगर आप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज नॉन रेजिडेंट को दे रहे हो तो 195 में आएगा, या कुछ और सेक्शन होंगे, नॉन रेजिडेंट के और भी सेक्शन होते हैं विच विल बी कवर्ड अंडर इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन में हम करेंगे स्पेसिफिकली इंटरेस्ट, रॉयल्टी पे, डिविडेंड पे कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस है। पर अभी के लिए लाइक आई सेड, दिस इज द इनिशियल चार्ट। 80% काम इन 2 चार्ट से हो जाएगा, उसके बाद हम बाकी एक एक करके करेंगे। नाउ सो वी से
पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स आर कवर्ड हियर। तो हमारा सीक्वेंस ऑफ थॉट में अगर हम चल रहे थे, हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पे चेक करेंगे और हम चेक करेंगे व्हाट सेक्शन इज एप्लीकेबल। सो फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है इंटरेस्ट टू नॉन रेजिडेंट पे हुआ है, तो आपका सीधा जाएगा दिमाग 195 में। या हम कहते हैं डिविडेंड टू नॉन रेजिडेंट पे हुआ है, तो सीधा आप जाओगे 195 में। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर इंडिया में गेम खेलते हैं, सीधा जाएगा 194 ई में। एमएस धोनी साहब को इंडिया में पैसा दिया गया, अब ये जाएगा 194 जे में, बिकॉज वो प्रोफेशनल रेजिडेंट है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस पहले देखेंगे एंड चेक व्हाट सेक्शन इज एप्लीकेबल। नाउ इफ वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे इंडिया को अपना एजेंट बनाया हुआ है। सो एवरी पेयर बिकम्स द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। बट अगर हम देखें, अगर इंडिविजुअल है बेटा या एचयूएफ है जो पेमेंट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सैलरीड एम्प्लॉय है, वो सीए को पैसा देता है एज फीस फॉर फाइलिंग हिज रिटर्न और फॉर लेट्स से केस लड़ने का। या इंडिविजुअल और एचयूएफ है और ये अपने लेट्स से कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है घर पे सफेदी कराने का, कॉन्ट्रैक्ट फॉर व्हाइट वॉश। नाउ टेक्निकली स्पीकिंग सीए जो है वो रेजिडेंट है अगर हम देखें, और यहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी रेजिडेंट है। अब सीए की फीस विल बी कवर्ड अंडर 194 जे, कॉन्ट्रैक्टर अभी के लिए बता रहा हूं विल बी कवर्ड बाय 194 सी। तो जो पेमेंट कर रहा है, लेट्स से एटी सर ने अपने घर में कॉन्ट्रैक्ट का व्हाइट वॉश कराया और एटी सर ने सीए का फीस दिया। लेट्स से एटी सर इज अ सैलरीड एम्प्लॉय, नहीं है, मैंने नौकरी नहीं करी, पर चलिए तुम्हारे एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं कि सैलरीड एम्प्लॉय। नो रिमेंबर आई हैव नो एम्प्लॉइज। अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूं तो मेरे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, अगर होगा भी तो घर पे कोई हेल्प होगी। नाउ टू आस्क दिस पर्सन, भाई तुम जाके पहले तो 10 नंबर लो, मंथली जमा कराओ, क्वार्टरली रिटर्न भरो, और नहीं करोगे तो तुम्हें जेल डालेंगे, पेनल्टी लगेगी, फीस लगेगी, तो ये गलत बात हो जाएगी। आप पूरे इंडिया को इनकन्वीनियंस नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज यू वांट टू कलेक्ट द टैक्स। ये मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रूल बना दिया कि भाई अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ पेमेंट कर रहे हैं, इवन इफ द पेमेंट्स आर कवर्ड बाय स्पेसिफिक सेक्शन, इंडिविजुअल और एचयूएफ जब पेमेंट करते हैं एज अ रूल दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। तो ये रूल बन गया भाई अगर पेयर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उनको टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। अब यहां के बाद गवर्नमेंट को लगा अरे यार गड़बड़ हो, ये हो गई कि कुछ ऐसे सेक्शंस होने चाहिए, जैसे अगर इंडिविजुअल सैलरी दे रहा है और सैलरी जो है एम्प्लॉय की उसके ऊपर टैक्स बनता है, तो जब सैलरी दे रहा है तो एम्प्लॉयज भी हैं। अब एक बंदे के पास हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, बिजनेस की तो है नहीं, पर उसके पास हाउस प्रॉपर्टी इनकम ही 3 करोड़ की है। अब हाउस प्रॉपर्टी इनकम जब 3 करोड़ की है, उसने 4 एम्प्लॉय रखे हुए हैं जो जा जाके रेंट कलेक्ट करते हैं। तो कहता है जब अपने काम के लिए तूने लोग रखे हुए हैं तो मेरे काम के लिए भी रख ले। तो अब 192 में इंडिविजुअल और एचयूएफ विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस वेदर देयर आर इनटू बिजनेस और नॉट। तो ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जहां इंडिविजुअल और एचयूएफ को हमेशा टीडीएस काटना है। कौन से हैं सर? सर 192 हो गया। एक, अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, देखो रेजिडेंट को पेमेंट करोगे टीडीएस नहीं काटा चलेगा, हम उसको बाद में पकड़ सकते हैं क्योंकि वो तो अपनी देश में है, पर नॉन रेजिडेंट तो बाहर है भाई। यहाँ देश के अंदर लोग रह के रिटर्न नहीं भर रहे हैं तो बाहर वाले तो क्या ही भरेंगे। तो अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, यू नीड टू बी डिडक्टिंग टीडीएस इवन इफ यू आर नॉट इनटू बिजनेस। देन सेक्शन वही है हमारे 194 बी आ गया, बीबी आ गया, बी ए आ गया। जैसे स्क्रैच कार्ड स्कीम्स होती, आप किसी दुकान में जाते हैं, आप कुछ परचेज करते हैं तो आपको कहते हैं ये जो कूपन है जी स्क्रैच कीजिए तो प्राइस आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो कवर्ड बाय 194 बी। तो अगर एक प्रोप्राइटरी कंसर्न है और उसका टर्नओवर लिमिट से ज्यादा नहीं है, यानी टैक्स ऑडिट वगैरह नहीं भी हो रहा है, तो भी उसको इन सेक्शंस में टीडीएस काटना है। और एक आ जाता है 194 IA, यानी अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो
अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो इंडिविजुअल और एचयूएफ को हमेशा टीडीएस काटना है। तो रूल क्या हो गया? नॉर्मल रूल स्टेप 1, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्स्ट प्रिजम्पशन इज टीडीएस नहीं काटना है, पर कुछ सेक्शंस में टीडीएस काटना ही काटना है। फिर आते हैं तीसरा पॉइंट। अब लॉ कहता है कि अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर, तो वी से टर्नओवर ऑफ बिजनेस इज मोर देन 1 करोड़ और प्रोफेशन का रिसीट एक्सीड्स 50 lakhs, तो आपका बिजनेस एक डिसेंट साइज का है। अब आपको टीडीएस काटने पे हम बोल सकते हैं, यानी इन सेक्शंस में तो टर्नओवर इररिलेवेंट हो गया, आपको टीडीएस काटना ही काटना है, वेदर योर टर्नओवर इज मोर देन लिमिट और नॉट। बट बाकी सेक्शंस जहां पर इंडिविजुअल और जो पेमेंट कर रहे हैं एंड द पेमेंट इज कवर्ड बाय चैप्टर 17B, उनको टीडीएस तब काटना है जब उनका टर्नओवर बिजनेस का 1 करोड़ से ज्यादा है या रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा। अब नोट कीजिए, यहां पर उसने 44AB टैक्स ऑडिट नहीं बोला। मतलब देखो, 44AB में मैंने आपको बोला था कि टर्नओवर लिमिट 10 करोड़ भी हो सकती है अगर आपकी कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स आर बोथ लेस देन 5% ऑफ द टोटल रिसीट्स और टोटल पेमेंट्स। यहां पर 44AB का कोई कंडीशन नहीं है, यहां सिर्फ टर्नओवर बेस्ड कंडीशन। अच्छा, और अगर टीडीएस 25-26 में काटना बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड, बट 25-26 में आप 1 अप्रैल को पेमेंट कर रहे हो। अब आपको क्या पता आपकी टर्नओवर 25-26 की लिमिट से ज्यादा जाएगी या नहीं जाएगी। तो यहां पर उन्होंने क्या रूल बनाया? टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो 25-26 में टीडीएस काटना है या नहीं काटना है, इंडिविजुअल एचयूएफ की टर्नओवर देखेंगे ऑफ द ईयर 24-25। नाउ लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। सो वी से एक इंडिविजुअल है, सैलरीड एम्प्लॉय। अब ये सैलरीड एम्प्लॉय, उसकी सैलरी 3 करोड़ की है इन 24-25 एंड 4 करोड़ की है इन 25-26। नाउ इंडिविजुअल क्या पेमेंट कर रहा है? सीए को पेमेंट करता है, लॉयर को पेमेंट कर रहा है, कोई उसने केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया, केटरर को पेमेंट कर रहा है ना। ऑल दीज पेमेंट्स, दिस इज कवर्ड बाय 194J, दिस इज कवर्ड बाय 194J, केटरिंग को कर लेते हैं 194C। नाउ ऑल दीज पेमेंट्स आर कवर्ड। इसने अपना एक एम्प्लॉय भी रखा हुआ है, उसका ड्राइवर है, उसके घर पे पीए है, क्योंकि सैलरी बहुत ज्यादा ना यार, अमीर आदमी है, तो उसके इनका टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 192। इस इंडिविजुअल ने जाके एक प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी, उसका टीडीएस जाएगा सर अंडर सेक्शन 194IA। इसी इंडिविजुअल ने जाके नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर बुलाया है, अमीर आदमी है ना, एंटरटेनर बुलाया है, जस्टिन बीबर जी को बुला लिया अपने बर्थडे के लिए, तो ये आ गया सर अंडर सेक्शन 194E। नाउ अदर कंडीशंस रिमेनिंग फुलफिल्ड विल ही बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। तो रूल नंबर 1, इंप्लॉई जो है हम कहते हैं रेजिडेंट है, रेजिडेंट है, हमने सेक्शन लिख लिया रेजिडेंट देख के। ये नॉन रेजिडेंट है, उसका सेक्शन लिख लिया। हमने अब डिसाइड करना है थर्ड रूल या थर्ड स्टेप इज, इसको लिख लेते हैं, कहां है मेरा, हम सीक्वेंस कर रहे थे, तो सीक्वेंस में द थर्ड सीक्वेंस इज, इफ पेयर इज इंडिविजुअल और एचयूएफ, देन चेक इफ लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। तो हम अब चेक कर रहे हैं लायबल टू डिडक्ट टीडीएस है या नहीं। तो हमने क्या किया, हमने देखा दिस पर्सन इज नॉट कवर्ड बाय द टर्नओवर रूल, पर 192 में ऑलवेज होता है सर, 194E में ऑलवेज होता है सर, 194IA में ऑलवेज होता है सर, पर इन केसेस में कोई लायबिलिटी नहीं होगी, नो लायबिलिटी टू डिडक्ट टीडीएस। तो ये हो गया रूल। अब सपोज ये सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, सपोज अगर मैं सेम एग्जांपल लूं, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं।
पर इस बार हम कहते हैं इंडिविजुअल का बिजनेस है। नाउ बिजनेस है और उसका टर्नओवर ऑफ 24-25 लेट्स से इज कितना लें, लेट्स से 3 करोड़, ठीक है जी। लेकिन इस साल उसकी रिसीट्स एंड पेमेंट्स लेस देन 5% कैश में थी, विच मीन्स इसको कोई भी टैक्स ऑडिट नहीं कराना है अंडर सेक्शन 44AB, क्योंकि वहां टर्नओवर लिमिट कितनी होगी है 10 करोड़ की होगी। तो टैक्स ऑडिट ना कराने का मतलब सिर्फ इतना है कि टैक्स ऑडिट नहीं कराना है, टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट नहीं जानी है, और ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर 24-25 क्या हो जाएगा बेटा, 31st ऑफ जुलाई, दैट्स इट, 31st ऑफ जुलाई 25, ठीक है जी। अब हम आते हैं 25-26 में, वो ये पेमेंट्स कर रहा है। अब 25-26 में उसकी टर्नओवर हो गई है 7 करोड़ की, पर इस बार रिसीट्स एंड पेमेंट्स 5% से ज्यादा थी कैश में, देयरफॉर 44AB का अब लिमिट हो गया उसका 1 करोड़ का, तो उसको कराना है। इससे 25-26 की रिटर्न की ड्यू डेट विल बिकम 31st ऑफ अक्टूबर। पहले तो ये फर्क समझो। Now, return income is related to tax audit. Return का due date is related to tax audit. Tax audit हो रहा है तो 31 अक्टूबर है, नहीं हो रहा है तो 31 जुलाई। तो टीडीएस काटने के लिए हमें टैक्स ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है। उसने क्या बोला है, अगर प्रीसीडिंग ईयर में आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, और इस केस में उसकी प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, अब उसको टीडीएस काटना है। देखो 192 में तो वैसे ही ऑलवेज था, 194 आईए में भी ऑलवेज था, यहां पर भी ऑलवेज था, अब यहां पर भी उसको टीडीएस काटना पड़ जाएगा बिकॉज द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर एक्सीड्स 1 करोड़। ठीक होगी बात। तो 3 रूल हो गए हमारे, थर्ड रूल भी हो गया। नाउ कम्स द फोर्थ रूल। क्या इंडिविजुअल्स को और एचयूएफ्स को, देखो अगर टर्नओवर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बिजनेस है, प्रोफेशन है, पर क्या उसको पर्सनल पेमेंट्स के लिए टीडीएस काटना है? पर्सनल पेमेंट्स के लिए क्या टीडीएस काटना है? नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल हियर कि पर्सनल पेमेंट्स पे टीडीएस काटना है या नहीं काटना। तो फॉर एग्जांपल आई से देयर इज एन इंडिविजुअल और वो बिजनेस कर रहा है, उसका प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, उसने लोन लिया फॉर पर्सनल पर्पसेस, लोन लिया फ्रॉम पर्सनल पर्पसेस, और ये है लेंडर। नाउ इफ द लेंडर इज अ नॉन रेजिडेंट, बाहर से लोन लिया, या द लेंडर इज अ रेजिडेंट। देखो बेटा, अगर लेंडर नॉन रेजिडेंट है तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसके हाथ में सेक्शन 5 और 9 लगा के क्या इंडिया में इनकम टैक्सेबल है। अभी 2 मिनट में पूरा चार्ट दोबारा बनाएंगे, पहले एक बार ओवरव्यू कर लें, देन आई विल स्टार्ट द चैप्टर ऑल ओवर अगेन। लेकिन अगर लेंडर यानी पेई रेजिडेंट है तो रिमेंबर द सेक्शन दैट नाउ कम्स इनटू इफेक्ट इज 194A। यहां पर द सेक्शन दैट कम्स इनटू इफेक्ट विल बी 195। नाउ यहां पर इंडिविजुअल को ऑलवेज टीडीएस काटना है, टर्नओवर इररिलेवेंट हो जाता है, पर 194A उस लिस्ट में नहीं आता कंपल्सरी वाली में, तो टर्नओवर बेस्ड होगा। तो टर्नओवर उसका प्रीसीडिंग ईयर में बिजनेस का टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़। नाउ दिस इज अ लोन फॉर पर्सनल पर्पस। इस इंटरेस्ट की क्या मुझे डिडक्शन मिलेगी बिजनेस इनकम निकालते समय? पर्सनल लोन है, ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। पर क्या सर मुझे टीडीएस फिर भी काटना पड़ जाएगा? यस सर, बिकॉज टीडीएस आपकी इनकम पे नहीं है, टीडीएस आपका खर्चा नहीं है, टीडीएस इसकी इनकम है। और अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है, मतलब आपके पास एम्प्लॉइज हैं, तो आप प्लीज इसका टीडीएस काटिए, विच बेसिकली मीन्स द एक्सपेंडिचर दैट यू आर इनकरिंग एज अ पेयर माइट बी पर्सनल, माइट बी ऑफिशियल। पेई के हाथ में ये इनकम, लेंडिंग इनकम, मनी लेंडिंग है, या तो बिजनेस इनकम हो सकती है या अदर सोर्सेज हो सकती है। पेई के हाथ में इनकम कौन से हेड में जाती है, पेयर को उस खर्चे की डिडक्शन मिलती है नहीं मिलती है, पेयर का पर्सनल खर्चा है, पेयर का बिजनेस खर्चा है, हैज
नो रेलेवेंस इन डिसाइडिंग द लायबिलिटी टू टीडीएस। लायबिलिटी टू टीडीएस का सिंपल रूल है भाई, टर्नओवर पिछले साल 1 करोड़ से ज्यादा है, बाकी चीजें फुलफिल है, तो आपको टीडीएस 194 ए में काटना है। बट इसका रूल का हर एक का एक्सेप्शन आता है, हाउ एवर आ जाता है, हाउ एवर अंडर सेक्शन 194 जे एंड 194 सी इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को पर्सनल पेमेंट पे टीडीएस नहीं काटना। इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को पर्सनल पेमेंट पर टीडीएस नहीं काटना है, ऐसा उन सेक्शन में लिख दिया, प्रोविजन में जाके तो लिख दिया भाई। तो जे एंड सी में पर्सनल पेमेंट पे टीडीएस नहीं काटना। अब गवर्नमेंट जाके घबरा क्या गई, उन्होंने देखा बड़ी पेमेंट्स कर रहे हैं इंडिविजुअल्स और एचयूएफ। बड़ी पेमेंट्स किस किस को कर रहे हैं? प्रोफेशनल्स को कर रहे हैं, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस कर रहे हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कर रहे हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में ना सारे कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं, जैसे केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, या कमीशन पे कर रहे हैं, ह्यूज कमीशन, जैसे प्रॉपर्टी डीलर की कमीशन होगी, जैसे ज्वेलर की कमीशन होगी। बड़ी पेमेंट्स अगर कर रहे हैं इंडिविजुअल एचयूएफ, लेकिन उनकी टर्नओवर लिमिट से कम है, यानी या तो वो सैलरीड एम्प्लॉई हैं, हो सकता है एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हो सकता है उनका दे हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, नहीं बिजनेस नहीं, सैलरी है या हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम है या उनका एग्रीकल्चर इनकम है, मतलब बिजनेस नहीं है, लेकिन पेमेंट बड़ी कर रहे हैं। और बड़ी पेमेंट उसने कहा 50 लाख से ज्यादा, तो कहता है यार मेरा तो टैक्स का नुकसान हो। अब उसने एक रूल बनाया, एक सेक्शन डाला 194 एम, कहता है अगर 194 जे में, 194 सी में और 194 एच में टीडीएस नहीं काटना है इंडिविजुअल और एचयूएफ को। दिस सेक्शन इज ओनली एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ को अगर इन 3 सेक्शन में टीडीएस नहीं काटना है और पेमेंट 50 लाख से ज्यादा है, तो अब 194 एम लग जाएगा और अब आपको इस सेक्शन में टीडीएस काटना पड़ सकता है। एक लास्ट सेक्शन आता है रेंटल का। अब देखो रेंटल, कोई बात नहीं, सारा कुछ दोबारा कराऊंगा, सुनते जाओ बस। रेंट में अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, और सारी कहानी इंडिविजुअल और एचयूएफ की, ये सारी खिचड़ी इंडिविजुअल एचयूएफ की। अगर कंपनी पेयर है, फर्म पेयर है, तो कोई दिक्कत नहीं, उनको तो टीडीएस काटना ही काटना है, उनका टर्नओवर इज इररिलेवेंट। और ये खिचड़ी क्यों है? क्योंकि भाई पूरे इंडिया में सारे इंडिविजुअल्स को अगर आप बोलोगे टीडीएस काटो, तो पूरा इंडिया यही काम करेगा। काम कब करेंगे? टीडीएस में टैन नंबर अप्लाई करो। तो अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई they are doing this, and then why are they adding 194M? Because they want to get TDS of higher payments even if the individual is not covered by the turnover limit. और इन तीनों सेक्शंस में आपको मैं बोलूंगा, उनको टैन नंबर लेने से मना कर दिया, कहते नहीं लेना, रिटर्न्स भी नहीं भरनी, बस एक ही सिंगल रिटर्न कम चालान भरो। मतलब तुम्हारे प्रोसीजरल कंप्लायंसेस नहीं बोल रहे हैं ना। रेंटल इनकम 194 आई में आता है। तो अब 194 आई में जब आप रेंट पे कर रहे हो और आपका टर्नओवर ज्यादा है, तो 194 आई लग रहा है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर लिमिट से कम है या टर्नओवर है ही नहीं, मतलब आप बिजनेस करते ही नहीं हो, लेकिन रेंट जो आप पे कर रहे हो वो 50,000 पर मंथ से ज्यादा है, तो अब गवर्नमेंट कहती है भाई मुझे तो रेंट पे टीडीएस चाहिए। तो इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करा गया आईबी। सो आईबी इज ओनली एप्लीकेबल वेयर द इंडिविजुअल हैव टर्नओवर लेस देन लिमिट्स। अभी होगी ज्यादा खिचड़ी, तो मैंने यहां पर अब आपके लिए सिंप्लीफाई करा है। ये आपके नोट्स के पेज में आपको दिख जाएगा। अभी एक बात पहले मेरे को इसको यहां पर ड्रॉ करें, तो आप पेज टर्न करेंगे, चार्ट्स के 2 पेज, तीसरे पेज पे आपको पेयर के रूल्स मिलेंगे। अ पेयर इज ऑलवेज अ पर्सन, एनी पर्सन, यानी कंपनी है, फर्म है, एओपी है, पीओआई है, लोकल अथॉरिटी है, एक्सेट्रा, एनी पर्सन एक्सेप्ट individual or HUF will be required to deduct TDS only if the turnover in the immediately preceding year is more than 100 lakhs or in case of professionals more than 50 lakhs. तो पहले तो ये समझो, टर्नओवर बेस्ड कंडीशन है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन टैक्स ऑडिट, देयर इज नो कंडीशन ऑन टैक्स ऑडिट। सो मैंने एग्जांपल लिख दिया, उसी चीज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मिस्टर एक्स हैज अ बिजनेस टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर ऑफ 90 lakhs। तो हम यहां ले लेते हैं 24, 25,
बिजनेस का टर्नओवर इज इक्वल टू 90 lakhs and a turnover of 120 in the year 25-26. So in the year 25-26, turnover is equal to 120 lakhs. Is he required to deduct TDS in the year 25-26? What is the due date of filing of return of the year 25-26? Now, assuming 44 AB की limit, I am going to assume that जो 44 AB की limit लग रही है वो 1 करोड़ वाली है, यानी आपका 5% से ज्यादा रिसीट्स कैश में है। तो ड्यू डेट of ROI for 24-25 becomes 31st of July, and the due date for ROI for 25-26 becomes 31st of October. चलो एक साल और ले लेते हैं, 26-27। अब 26-27 में सपोज टर्नओवर गोज टू अगेन 95 lakhs, so due date of return of income becomes 31st of July. Please understand, the due date is linked to 44 AB. Why 31st July? Because 44 AB नहीं लग रहा है, 44 AB लग रहा है एंड 44 AB नहीं लग रहा है बिकॉज टर्नओवर उस साल की कम है। पर टीडीएस काटने के लिए, सो इफ वी से टीडीएस लाइबिलिटी in 25-26 will be yes, because turnover of, sorry, will be no. मैं समझ गया, no, because turnover of 24-25 is less than equal to 1 crore. पर अगर यहां बात करेंगे टीडीएस लाइबिलिटी विल बी यस बिकॉज टर्नओवर ऑफ 25-26 इज मोर देन 1 करोड़। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। फिर मैंने रूल्स लिखे 192, 194 IA, 194 E, 195 एंड लॉटरी वाले। Individual HUF will always be required to deduct TDS in these sections, whether into business or profession or not, and whether the turnover is more than limit or not. Then comes 194 IB. 194 IB लगता ही तब है when the turnover does not exceed limit, and this is for rent of land and building. And फिर आता है 194M, where individual or HUF is not required to deduct TDS under 194H, 194C and 194J। तीन सेक्शंस में अगर आपको TDS नहीं काटना है तो आपको 194M चेक करना है। एंड यहां मैंने लिख दिया अ कंपनी एंड अ फर्म एंड एवरीबडी एल्स विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। एंड पर्सनल पेमेंट्स का लिख दिया वेयर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, दे विल बी रिक्वायर्ड टू डू सो whether the payment is made for personal expenditure or for expenditure incurred for business or profession. However, for payments made under 194J and C, even if individual have turnover more than limits, they will not be required to deduct TDS if payment is made for personal purposes. So I have made a simple diagram specifically for JCNH. तो एक इंडिविजुअल एचयूएफ है, अगर कमीशन पे कर रहा, बेटा अगर टर्नओवर लिमिट से ज्यादा तो एच लगेगा, पर अगर टर्नओवर लिमिट से कम है तो आप एम चेक करो। इन 194J एंड C, तो ये आ जाएगा 194J और ये आ गया 194C। अब अगर तो टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है, अगर टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है तो नॉर्मली तो J और C आएंगे, पर अगर पर्सनल पेमेंट है तो J और C नहीं लग रहे हैं, तो M चेक करो। और अगर टर्नओवर लिमिट से कम है तो J और C वैसे ही नहीं लगते, तो M चेक करेंगे। Now I would want you to take a minute, absorb this. Probably if you want to listen to it once more you can, but over here I have summarized that chart for you. अब देखो यहां पर क्या करा, एक एक करके चलते। If I go and check नॉन रेजिडेंट वाले सेक्शन कौन से थे, ये यहां पर नॉन रेजिडेंट भी था, रेजिडेंट भी था, यहां पर रेजिडेंट भी था और नॉन रेजिडेंट भी था, और यहां पर सिर्फ नॉन रेजिडेंट थे।
ये था IA, ये सिर्फ रेजिडेंट के लिए था। तो अगर आप नोटिस करोगे जिन सेक्शंस में नॉन रेजिडेंट्स कवर्ड हैं उन सेक्शंस में इंडिविजुअल और एचयूएफ को ऑलवेज है। सिर्फ एक सेक्शन और आ जाता है IA जहां इंडिविजुअल और एचयूएफ को ऑलवेज है। सो रिमेंबर, जिन जिन सेक्शंस में नॉन रेजिडेंट की पेमेंट कवर्ड है वहां वहां इंडिविजुअल और एचयूएफ को हमेशा टीडीएस काटना है। और एक सेक्शन और कर लेंगे 194 IA, प्रॉपर्टी के केस में इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस काटना ही काटना। इफ इट गो इंडिविजुअली 193 इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो बेटा सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट पे करता कौन है? कंपनी करती है या गवर्नमेंट करती है? तो यहां तो इंडिविजुअल का केस आएगा ही नहीं। 194 में डिविडेंड है, ये भी कंपनी पे करती है। 194A में इंडिविजुअल। तो ये रूल 1 जहां जहां आ रहा है आप नोट करोगे, वहां वहां मैंने इंडिविजुअल और एचयूएफ का रूल डाला कि अगर उनकी टर्नओवर लिमिट से कम है तो नहीं लगेगा, टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है तो उनको टीडीएस काटना पड़ जाएगा। और यहां जाके आईबी में लिख दिया इंडिविजुअल एचयूएफ इफ टर्नओवर इज लेस देन द लिमिट्स। तो आई वुड वांट यू टू टेक अ मिनट, अ ब्रीदर, पॉज करो और उसके बाद यू कैन प्ले फॉरवर्ड सो दैट ये चीजें जो करिए उनको एब्जॉर्ब हो जाए। ओके, सो लेट्स गो बैक नाउ। हमारा चार्ट बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो 192 सैलरी, 192 में इंडिविजुअल और एचओ को टीडीएस हमेशा काटना है। 192 में इंप्लॉय रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो दोनों आ जाएंगे। तो पहले तो यहां तक हमारा हो गया, आगे चलते हैं। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। पेयर कौन होता है? कंपनी होती है या गवर्नमेंट होती है तो टीडीएस कटेगा ही कटेगा। पेई रेजिडेंट होगा तो टीडीएस कटेगा। 194 डिविडेंड। डिविडेंड कौन है? कंपनी है। और यहाँ कंपनी कौन सी होगी बेटा? डोमेस्टिक कंपनी होगी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी नहीं आएगी। रिमेंबर, फॉरेन कंपनी डिविडेंड इंडिया के बाहर डिक्लेयर करती है। तो डोमेस्टिक कंपनी है, रेजिडेंट पे ही है, शेयर होल्डर रेजिडेंट है तो यहाँ आएगा। अगर शेयर होल्डर नॉन रेजिडेंट है तो रिमेंबर द पेमेंट विल गो अंडर सेक्शन 195। 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। नो पॉज फॉर अ मिनट, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अरे इतना वाइड है भाई। मैंने लोन लिया, मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं। मैंने बैंक को पैसा दिया, एफडी कराई, सेविंग्स अकाउंट में डाला, बैंक मुझे पैसा देता है। मैंने कोई भी लेट से मोटर एक्सीडेंट का कोई क्लेम आ रहा है, लेट पेमेंट आई, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड आ रहा है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है। तो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी तो बहुत वाइड हो गया। यानी यहां पेयर, इंडिविजुअल और एचओ भी हो सकते हैं। पर अगर है तो रूल 1 लगेगा। फिर वही बात कि अगर टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में लिमिट से ज्यादा होगी तो टीडीएस काटना है, वरना नहीं काटना। और पेई विल बी अ रेजिडेंट। फिर चलते हैं बी, बीए, बीबी, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग एंड विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस। अब इन तीनों केस में इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर पेयर है तो हमेशा काटना है, और पेई रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। 194 डी, जी, एच, लॉटरी, इंश्योरेंस एजेंट्स कमीशन, लॉटरी एजेंट्स कमीशन, अदर कमीशन, अगेन रूल आ गया और पेई रेजिडेंट आ गया। 194 आई, रेंट। अब रेंट है लैंड का, बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का और फर्नीचर का, वेदर सेपरेटली और टुगेदर। अगेन इंडिविजुअल एचओएफ का रूल आ गया कि अगर उनका टर्नओवर ज्यादा है तो टीडीएस काटेंगे, पर अगर टर्नओवर कम है तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए इंडिविजुअल का टीडीएस का आ जाएगा 194 आईबी। देन कम्स 194 जे, अगेन रूल आ गया विच मींस इंडिविजुअल एचओएफ का टर्नओवर ज्यादा होगा तभी कटेगा, यहां टीडीएस रेजिडेंट आ गया। आई ए में इंडिविजुअल एचओएफ ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। एल ए में तो गवर्नमेंट करती है कंपल्सरी एक्विजिशन, तो यहां तो इंडिविजुअल का कोई केस आएगा नहीं। 194 सी में फिर से आ गया रूल। अच्छा, अब इन सारे सेक्शंस में पेमेंट पर्सनल हो या बिजनेस की हो टीडीएस कटेगा। सिर्फ जे और सी में पर्सनल पेमेंट्स पे टीडीएस नहीं कटता है। और अगर एच, जे और सी में टीडीएस नहीं कट रहा है इंडिविजुअल एचयूएफ को, देन वी गो टू 194 एम एंड ऑफ कोर्स 194 ई एंड 195। तो यहां तक हमने कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लेट अस गो टू द थर्ड पार्ट। Right. Now we come to the minimum amount over which, if you are making a payment, only then you are liable to deduct TDS. तो पहली बात, सैलरी में आते हैं स्लैब रेट पर। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में अगर एक एम्प्लॉयर है और उसका एक एम्प्लॉय है जिसकी 12 लाख रुपए की सैलरी है। ना 12 लाख रुपए की सैलरी पे टैक्स बनेगा 60,000 और 87A बन जाएगा 60,000 का। Therefore टैक्स इज निल।
Now if the salary पे टैक्स ही नहीं बन रहा है एंड ओवर हियर वी सेड इट इज सैलरी इनकम, तो आप सैलरी इनकम पे टैक्स निकालेंगे, विच मींस इफ द सैलरी वाज लेट्स से 12,75,000, आप न्यू स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देंगे, सैलरी आ गई। अब यहां पर सैलरी पे जब टैक्स निकाला 87A दिया, नील बन गया, तो इस पे नो टीडीएस बनेगा। तो बेसिकली अंडर 192 टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन सैलरी इनकम at slab rates applicable, at slab rates applicable। तो इसका डिटेल में करेंगे 192 में, अभी हम यहां कर रहे हैं स्लैब रेट्स। हाँ, अगर टैक्स बन रहा है तो सपोज यहां पर सैलरी पे टैक्स, सपोज ये सैलरी थी 14 lakhs, तो 14 lakhs पे जब टैक्स निकालेंगे तो आपका 60,000 आ जाएगा अप टिल 12 lakhs। देन ऑन द नेक्स्ट 2 lakhs तो 30,000 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 90,000 हो गया। अब इस पे आप 4% सेस लगा के टीडीएस निकालेंगे, विच मींस नॉर्मली टीडीएस के रेट्स पे सरचार्ज और सेस नहीं लगता है, पर यहां पर टीडीएस के रेट्स पे सरचार्ज और सेस लगेगा, तो मैंने लिख दिया सरचार्ज एंड सेस एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। नो 193, 194, 194 सीक्वेंस में डाला मैंने फॉर अ रीजन। अमाउंट इज मोर देन 10,000 पर एनम पर पे, पर एनम पर पे, और यहां पर मैंने लिखा हुआ है पर एनम पर पे, 10,000 पर एनम पर पे, which basically means कि अगर एक कंपनी है, if there is a company that is making a payment of interest, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी, ठीक है जी। चलिए आइए, तो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और कंपनी क्या कर रही है, कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है। एक लाल भाई है, एक पीला भाई है, चलो क्या करना, ऐसे ले रहा हूं ना। लाल भाई को पेमेंट जा रही है, एक बार गई 2,000 रुपए की, एक बार गई 6,000 रुपए की। पीला भाई को पेमेंट गई 6,000 रुपए की एक बार और 12,000 रुपए की एक बार, तो ये अलग अलग डेट्स को गई, पर एग्रीगेट पेमेंट इज 18,000। सो द लिमिट इज मोर देन 10,000 पर एनम पर पे, तो एक्स लिमिटेड को इस पेमेंट पे टीडीएस काटना है, पर इसको कितनी गई है बेटा, 8,000 रुपया, तो ये तो पर एनम पर पे इज लेस देन इक्वल टू 10,000, तो इस पे कोई भी टीडीएस नहीं कटा। तो ऑब्वियसली द लिमिट्स आर पर पे। मैं एक पेयर हूं, पर मेरी इनकम पे थोड़ा टैक्स कट रहा है, उनकी इनकम से कट रहा है, तो लिमिट इज पर पे। अब यहां पर मैंने डाल दिया, ये लिमिट्स बढ़ गई हैं तो चेंज हो गई हैं। अगर आपके दिमाग में कोई पुरानी लिमिट्स हैं तो उनको मिटाइए, नई लिमिट्स डालिए 10 10 10, एंड द रेट इज 10 10 10 10%, 10%, 10%। यहां पर मैंने 16 लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय फाइनेंस एक्ट, 18 limit of 10,000 by finance act, earlier it was 5,000, it is only for dividend to individual। तो डिविडेंड के केस में जो 10,000 की लिमिट है इज ओनली फॉर पेमेंट टू इंडिविजुअल थ्रू अकाउंट पे चेक, यानी अगर आप डिविडेंड इंडिविजुअल को दे रहे हो, अकाउंट पे चेक दे रहे हो, तो 10,000 की लिमिट है, बाकियों के लिए कोई लिमिट नहीं है, विदाउट एनी लिमिट। सो इफ द डिविडेंड इज अर्न्ड बाय कंपनी, सारे पे टीडीएस कटेगा इवन इफ द अमाउंट इज 3,000। तो यहां पर है फॉर ऑल, यहां पर भी है फॉर all, but this is only to individual by account pay और प्रिस्क्राइब मोड, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से पेमेंट करा। एक और बात है यहां पर जो 194A है, यहां पर बैंक एफडी और आरडी के ऊपर लिमिट इज 50,000 नाउ, पहले 40 होती थी, अब 50 हो गई है। और अगर सीनियर सिटीजन को पेमेंट कर रहे हो या वेरी सीनियर सिटीजन को पेमेंट कर रहे हो जो रेजिडेंट है, तो द लिमिट बिकम्स 1 लाख। तो ये लिमिट्स की बात डिटेल में करते हैं, पहले मैंने यहां लिख दिया हुआ है, एफडी एंड आरडी is 50,000 for resident senior citizen, it is 1 lakh, the limit is enhanced and normal limit 5,000 से 10,000 कर दी गई है। तो यहां लिमिट होगी 10,000, पर याद रखेंगे 194A में बैंक एफडी पे और आरडी पे लिमिट इज 50,000 पर एनम ऑफ कोर्स, पर पे ऑफ कोर्स, और यहां पर भी पर एनम पर पे इफ इट इज अ सीनियर सिटीजन। अब आते हैं 194B, BA, BB।
अरे हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही कंफ्यूज चलता भाई। 2023-24 तक द लिमिट वाज पर विनिंग, ठीक होगी बात। 2024-25 में इन्होंने कर दिया पर एनम। अब 2025-26 में वापस कर दिया और इस बार लिख दिया पर ट्रांजैक्शन। तो ये भाई 10,000 पर ट्रांजैक्शन आ गया है यहां पर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पंजाब स्टेट लॉटरी खेली है और आपको साल में 3 प्राइज निकले, मेरा तो एक भी नहीं निकला, इस भाई के 3 निकल गए। चलिए, 2/6 को 6,000 रुपया, 3/8 को 12,000 रुपया और 5/9 को 3,000 रुपया। नॉट टिल 24-25 द लिमिट वॉज पर एनम, यानी एक ही भाई ने 3 बार लॉटरी जीती तो आप 18/3 21,000 पर टीडीएस कटता। पर इन 2026 वी आर बैक टू पर ट्रांजैक्शन, विच मीन्स यहां टीडीएस नहीं कटेगा, सिर्फ इस 12,000 पे 30% कटेगा और यहां पर फिर से टीडीएस नहीं कटेगा। दिस इज व्हाट आई कॉल कंफ्यूज सोल्स, दे डोंट नो वेदर दे वांट द लिमिट टू बी पर एनम और पर विनिंग। तो यहां आ गया पर ट्रांजैक्शन का वर्ड आ गया, विच इज बेसिकली पर विनिंग। यहां पर आता है नेट विनिंग्स। चलिए, इसके लिए नेट विनिंग याद कर लीजिए। मिनिमम अमाउंट यहां पर है बेसिकली लेस देन इक्वल टू 100 अगर पर मंथ है, और 100 रुपया पर मंथ है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 100 रुपए से ज्यादा है उसका टीडीएस कटेगा। देन बच्चों डी, जी और एच। अच्छा, यहां पर मैंने बोला 30-30-30 सर्चार्ज एंड सेस एडेड ओनली फॉर नॉन रेजिडेंट, बिकॉज रिमेंबर रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट दोनों कवर्ड थे यहां पर। ओके, लेट्स गो टू डी, जी एंड एच। इंश्योरेंसेज है, यहां 20-20 हजार का लिमिट हो गया एंड द रेट इज 2-2%। तो बड़ा आई थिंक सिंपल हो गया, 10-10 है तो 10 है, यहां 20-20 है तो 2-2 आ गया। नाउ कम्स 194I, वन ऑफ द मेजर चेंजेस। यहां लिमिट होता था 2,40,000 पर एनम। अरे तुम सुन रहे हो ना, सीधा बैठो जरा। रिमेंबर वी आर डूइंग दिस टू मेमोराइज दिस। यू नीड टू बी वेरी फ्रेश व्हाइल लिसनिंग टू मी, सो डोंट गो टू स्लीप, कीप सिटिंग स्ट्रेट। हाँ ठीक है। मेरे कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपको कैसे पता चलता रिकॉर्डिंग में भी कि हम ऐसे गिरने वाले थे। चलो आओ। नाउ 194I सेज, यहां पर अब कर दिया 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। The rate of TDS for plant and machinery is 2% and the rate other is 10%. Plus please remember, ये 50,000 की लिमिट is for aggregate of payments of land, building, plant and machinery, furniture. IB में भी the limit is 50,000 per month per or part of the month per pay, but the rate is 2%. अब यहां पर एक बार थोड़ा सा I और IB का फर्क कर लेते हैं। आइए जरा। Now let's say there is Mr. 80। अब मिस्टर 80 के दो केस लेते हैं। टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है या टर्नओवर लिमिट से कम है, प्रोप्राइटरी कंसर्न चला रहा। अब 80 भाई क्या करते हैं, एक तो पेमेंट कर रहे हैं टू मिस्टर के, लैंड की, बिल्डिंग की, प्लांट एंड मशीनरी की, फर्नीचर एंड फिक्सचर की, और एक पेमेंट कर रहे हैं टू मिस्टर आर। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, हाँ भाई घर किराए पे है, और ये ऑफिस का है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में किराए पे लिया हुआ। तो दो लोगों को पेमेंट कर रहे हैं, और घर की भी पेमेंट कर रहे हैं, सो लैंड एंड बिल्डिंग की, और चलिए प्लांट मशीन एसी भी किराए पे लिया। चलो, यहां पर ये पेमेंट है 60,000 पर मंथ। अच्छा ये तो गलत लिख दिया, कॉलम ही गलत। अरे ओके, लेट्स कम हियर। तो 60,000 पर मंथ ये जा रही है, 10,000 पर मंथ ये जा रही है, यहां पर जा रही है 40,000 पर मंथ, ये जा रही है 10,000 पर मंथ, और ये जा रही है 2,000 पर मंथ। अब हमें टीडीएस अगर टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है तो टीडीएस कितने पे काटना? सबसे पहले टर्नओवर अगर लिमिट से ज्यादा है तो लगेगा सेक्शन 194I, एंड पर पे मिस्टर के को, टू मिस्टर के कितना पेमेंट कर रहे हैं बेटा? 52,000 52,000 पर मंथ एग्रीगेट लेना है मेरे को, बिकॉज इट इज मोर देन 50,000।
अब टीडीएस कटेगा, इसके ऊपर 2% काटेंगे, इसके ऊपर 10% काटेंगे और इसके ऊपर 10% काटेंगे। पहले तो ये टीडीएस काटेंगे और ये टीडीएस मंथली जाएगा, मंथली जाएगा, यानी अप्रैल के मंथ का 7th ऑफ मे को, मे के मंथ का 7th ऑफ जून को, एंड सो ऑन, मंथली टीडीएस जाएगा। नाउ पर्सनल पेमेंट्स के लिए 194 जे और सी नहीं लगता है, पर 194 आई तो लगता है। नाउ ये दोनों पेमेंट्स जा रही हैं, अगेन दे आर कवर्ड अंडर 194 आई। इस पे 10% कटेगा और इस पे 2% कटेगा, अगेन मंथली जाएगा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ईयर एंड। नाउ इफ द टर्नओवर इज लेस देन लिमिट, तो पहली बात, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर पे तो लगता ही नहीं है, तो इसको तो काट देते हैं। और जो लैंड एंड बिल्डिंग का है, इट इज लेस देन और इक्वल टू 50,000, देयरफॉर नो टीडीएस, तो यहां आएगा 194 आईबी। अच्छा, मैं तुम्हें बता दूं, अभी मैंने चैप्टर पढ़ाना शुरू नहीं करा है, ये सिर्फ प्री बेस बनाता हूं। तुम्हें पता, हर चैप्टर से पहले वी फर्स्ट मेक द बेस एंड देन वी मूव ऑन। सारी बातें दोबारा आएंगी, बी रेस्ट एश्योर्ड। देन बेटा टू मिस्टर आर, अब यहां पर भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा, तो इसको तो काट देते हैं। पर ये बिल्डिंग का रेंट इज मोर देन 50,000 पर मंथ, देयरफॉर 60,000 पर टीडीएस कटेगा इनटू 12, विच इज 7,20,000, 7,20,000। Now under 194 IB, TDS is deducted once, last month of the agreement, last month of agreement or last month of the year, last month of the year, यानी एग्रीमेंट का लास्ट मंथ या साल का लास्ट मंथ। जैसे एग्रीमेंट आपका अक्टूबर में खत्म हो रहा तो अक्टूबर हो गया, अगर एग्रीमेंट खत्म ही नहीं हो रहा मार्च तक तो मार्च में। पर मार्च में रिमेंबर, आप ऑलरेडी उसको 11 महीने का रेंट पे कर चुके हुए हो, उस पर आपने कोई टीडीएस नहीं काटा था। अब मार्च में आप सिर्फ 60,000 का रेंट पे कर रहे हो, तो आप 7,20,000 पे 2%, नाउ ओवर हियर 7,20,000 पे 2%, आपको 14,400 यहां से डिडक्ट करना है। तो 60,000 माइनस 14,400, तो लास्ट महीने का रेंट आप दोगे 45,600। एंड लाइक आई सेड, इन सेक्शंस में टैन नंबर लेने का जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए हम क्या समझ रहे हैं, लिमिट समझ रहे हैं, बाकी चीजें आप भूल जाओ। तो यहां आ गया 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। देन आते हैं जे में। नाउ जे में द लिमिट अर्लियर वाज 30,000, नाउ इट हैज बिकम 50,000 पर एनम per pay per service, which means if you are making a payment, let's say to one person, let's say Mr. J, और आप उसको प्रोफेशनल फीस के पैसे दे रहे हो 50,000 रुपया और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस दे रहे हो 50,000 रुपया, दोनों अलग अलग हैं, क्या फर्क है? करेंगे, रुक जाओ, दोनों में आपको कोई टीडीएस नहीं काटना है। तो इट इज पर एनम पर पे पर सर्विस, तो पर सर्विस के लिए 50,000 की लिमिट है, परंतु डायरेक्टर के लिए देयर इज नो लिमिट, यानी डायरेक्टर को जो भी आप पेमेंट कर रहे हो वो टीडीएस कटेगा। एंड ओवर हियर द रेट इज 10%, बट फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी ऑफ फिल्म्स एंड कॉल सेंटर की पेमेंट पे द रेट इज 2%। ठीक है सर, एक बार करें तो 192 स्लैब रेट हो गया, 193, 194, 194A, 10,000, 10,000, 10,000 पर एनम पर पे, 10%, 10%, 10%। बस बीच में डिविडेंड के लिए वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए लिमिट है। देन 194B, BA, BB, 10,000 per transaction, 100 per month, net winnings 10,000 per transaction, rate is 30, 30, 30। पर यहाँ नॉन रेजिडेंट भी था, तो नॉन रेजिडेंट जब होगा तो सरचार्ज और सेस ऐड हो जाएगा। देन इंश्योरेंस एजेंट्स कमीशन 20, 20, 20, 2, 2, 2। देन 194I, 50,000 per month per pay, 194IB, 50,000 per month per pay, and plant and machinery under I is 2%, balance is 10%. IB is only for land and building 2%, and then 194J, 50,000 per annum per pay per service, rate is 10%, but fees for technical service, royalty for films and for call center payment, the rate is 2%. Then comes IA। अब इकलौता सेक्शन है बेटा, नोट करो, ये गलती से नहीं लिखा है, यहां मोर देन इक्वल टू 50 लैक्स है, तो ये मोर देन इक्वल टू 50 लैक्स एंड द रेट इज 1%।
देन LA मोर देन 5 लाख है, पहले 2.5 लाख होता था, अब 5 लाख हो गया एट द रेट ऑफ 10%। तो 194C में 30,000 per contract, so you can have multiple contracts with the same person, 30,000 पर कॉन्ट्रैक्ट। पर ये ना हो कि आप 100 कॉन्ट्रैक्ट 30-30 हजार के साइन कर लो और बोलो जी टीडीएस नहीं कटेगा। तो उन्होंने एक एग्रीगेट लिमिट डाल दिया और मोर देन 1 लाख फॉर एग्रीगेट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर एनम पर पे। नाउ जनरली हमने नोटिस करा कहीं पर भी जो रेट ऑफ टीडीएस है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू पेई कौन है। यानी अगर हम यहां देखें जी में पेई कंपनी है, फर्म है, इंडिविजुअल है, रेट 2% रहेगा। अगर हम यहां देखें पेई रेंट कंपनी को जा रहा है, फर्म को जा रहा है, इंडिविजुअल को जा रहा है, रेट 2% रहेगा। पर 194C इज द ओनली सेक्शन कि अगर इंडिविजुअल एचयू ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है तो 1% है, बाकी है तो 2% है। दिस इज द ओनली सेक्शन वेयर द रेट इज डिपेंडेंट अपॉन द पेई। 194E में 20%, अगेन नॉन रेजिडेंट है तो सरचार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल। 195 में जनरली मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता। वैसे तो 195 का रेट इज गिवन इन अबाउट 10-12 पेजेस, हर पेमेंट का अलग है, पर आप लोग याद रखोगे MMR इज 30% हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल प्लस सरचार्ज हाईएस्ट प्लस सेस कम्स टू 39% अंडर 115 BS। लेकिन डिविडेंड पे, इंटरेस्ट पे, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी पे याद करोगे 20% है। तो इंटरेस्ट, fees for technical service, royalty and dividend pay, the rate is 20% plus surcharge and cess. So I think now ये वाले जो sections है मैं बाद में कराता हूँ, पर अभी पहले ये वाला chart we need to memorize by heart. So we need to do this chart by heart. So I would suggest इस वीडियो के बाद आप इस चार्ट को पहले तो मेमोराइज कीजिए, इस चार्ट को पहले बनाइए अपने हाथ से, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर।